तो आई होप लाइक ऑल ऑफ यू आर होल्डिंग वेल और अभी मतलब इट जस्ट नॉकिंग ऑन द डोर। एक संडे जाएगा मतलब ये संडे आएगा, फिर उसके बाद में एक संडे रहेगा, फिर उसके अगले में ही पेपर रहेगा। तो माय एंटायर इंटेंशन वाज कि द नेक्स्ट 2 वीक्स वुड डिसाइड योर फेट कि क्या होगा, क्या रिजल्ट रहेगा और क्या चीज़ रहेगा। क्योंकि वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड और नॉट, मैं ये 40 डेज़ वाली वीडियो में भी ये सेम चीज़ बात कर चुका हूँ। एंड अ, सबको पता है ये कि अभी क्या रहता है ना कि एक्चुअली में अभी मोस्ट ऑफ द पीपल हू डोंट एक्चुअली क्लियर अभी गिव अप कर देते हैं वो। उनको लगता है कि शुरुआत में कह सकते हैं कि जनवरी में एक लोगों का अपना परफेक्ट माइंडसेट रहता है कि मैं ये करूँगा, ये मैं पेस करूँगा, मैं ये टेस्ट सीरीज़ लगाऊँगा, मैं इसके सेशंस देखूँगा, मैं उसकी वीडियोज़ देखूँगा। बहुत सारी परफेक्ट पिक्चर रहती है हमारे दिमाग में कि ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, किसी ने भी मतलब जिसके 150 भी बनेंगे जिसके केवल 50 भी बनेंगे, एवरीवन विल बी इन chaos एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एग्जाम का नेचर ही ऐसा है। अनलेस एंड until you embrace this chaos, everything would become difficult for you। क्योंकि बात क्या है कि सबके बस की नहीं होती chaos को embrace करना। बात क्या है कि वो हम लोग को ऐसा चाहते हैं, हम लोग को ऐसा चाहिए रहता है कि chaos की जगह हम लोग एक परफेक्ट रोमांटिसाइज्ड वर्ल्ड चाहते हैं कि जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। आपके 4 रिवीजन हो चुके हैं, आपको सब कुछ याद है, आपने स्पीशीज भी रट लिया, आपने करंट अफेयर्स के सारे कंपाइलेशंस भी देख ही लिए है, स्टैटिक आपने 6 बार कर लिया है। ऐसे नहीं होता। रियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सब इंसान हैं, सबके पास में उतना ही टाइम है, सबके पास में उतने ही रिसोर्सेस हैं, एंड कैपेबिलिटीज में सबकी ऑलमोस्ट सेम ही है। उस केस में एग्जाम का नेचर है कि बाकियों से आपको अच्छा करना है, तभी तो कट ऑफ 98 जाता है, 92 जाता है। 105, 110, 120, 150 कट ऑफ क्यों नहीं जाता? 200 में से 10 कट ऑफ क्यों नहीं जाता? 92 इज मतलब कितना परसेंट है? 46% है वो। तो 46% मतलब आपको 100 में से 46 क्वेश्चन सही करने हैं नेट। तो ये एग्जाम का नेचर है। अनलेस एंड अनटिल आप लोग ये यस, हिंदी मीडियम के लिए बताऊंगा, सबके लिए बताऊंगा, बट हिंदी मीडियम और भाई अब किस जैसे वो 12th पास में कहता है ना कि भाई कौन से ग्लास में पानी पी रहे हैं, क्या मैटर करता है? स्ट्रैटेजी तो वही है, सब कुछ वही है। क्या फर्क पड़ता है वो हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है? तो मेरा ये था कि ये 2 वीक बहुत बहुत सेंट्रल है और ये मेक और ब्रेक इसीलिए भी है। तो like all of you, most of you would be knowing that I also run IFOS reflections, जो IFOS एग्जाम्स के लिए आता है। तो उसके लिए भी मैंने फॉरेस्ट के मेंस से पहले, फॉरेस्ट का मेंस भी ऐसे ही हैप्पैज़ार्ड में लोगों को लिखना पड़ता है क्योंकि 2 ऑप्शनल्स रहते हैं वहाँ पे। फिर एट द सेम टाइम उसमें मतलब 2 नए ऑप्शनल्स रहते हैं, लोग सिविल्स की क्या बोलते हैं उसको, अ, मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे रहते हैं। बहुत सारी एंजाइटीज रहती है, लोगों को पता ही नहीं चलता। तो उस केस में आईएफओएस का मेंस लिखना थोड़ा-सा केओटिक लगता है। तो इसी केस में आई हैव मेड अ वन वीडियो 15 डेज़ टू आईएफओएस, तब मतलब नवंबर में। तो फिर जब फाइनल मेंस का रिजल्ट आया तो फिर 3 लोगों ने मेरे से कहा कि भाई सर, ओनली एंड ओनली बिकॉज़ कि आपने 15 डेज़ में मेरे को बताया था कि भाई 15 डेज़ में एक निकाला जा सकता है। 15 डेज़ में केओस को कैसे लड़ना है, 15 डेज़ में केओस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको काउंटर करना है। उसी चीज़ की वजह से आई कुड एक्चुअली क्लियर द मेंस एंड दे हैव गिवन इंटरव्यू ऑन द सेम डे, लाइक व्हिच जिस दिन मैंने दिया था। द सेम अनदर एग्जांपल ऑफ इट इज, आई थिंक जिस दिन आईएफओएस का जिस वीक में मेंस था संडे को, उसी वीक में ट्यूसडे को मेंस का रिजल्ट आया था। एंड देयर वर 3 अदर कैंडिडेट्स। उन्होंने कहा कि सर मेरा तो मेंस नहीं निकला, अब मैं क्या करूंगा मतलब? मैंने कहा कि भाई इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अभी 4 दिन 5 दिन है ना, 5 दिन में तुम्हारे पास जो भी है, 5 दिन में तुम्हारे पास जो भी है, जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जो भी एक एग्जाम क्लियर करने के लिए बनता है, एटलीस्ट उनको तो टारगेट करो। अब जो होगा नहीं होगा, जो करेंगे वो अपन बाद में देख लेंगे, बट एटलीस्ट डोंट गिव अप फाइट एट दिस मोमेंट। सेम चीज, ऑल थ्री ऑफ देम हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू दिस ईयर। तो बात क्या है कि ये केओस को ये यस एग्जैक्टली भाई, तुम भी बोल पाओगे प्रीलिम्स हाथ का मैल है, क्यों नहीं बोल पाओगे? मेन इज अनलेस एंड अनटिल जब तक आप अभी गिव अप करोगे, आप अभी केओस को एम्ब्रेस नहीं करोगे, सब पैनिक को एम्ब्रेस नहीं करोगे ना,
तो ये बिल्डअप होता जाएगा। फिर कैसे रहता है कि 1 वीक कम रहेगा, तो तब आपको लगेगा कि अरे यार शिट, मतलब मैं अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर 3-4 दिन रहेंगे तब फिर आपको लगेगा कि आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो। आई वांट यू टू बी एट योर बेस्ट व्हेन यू आर एक्चुअली लाइक गोइंग फॉर द एग्जाम। जब सुबह आप 8:30 बजे उठ के सेंटर पे जा रहे हो, तो फिर वहाँ पे जाके बेस्ट हो। ये एंटायर पर्पस है इस पूरे सेशन का। और ये बेस्ट कैसे रह सकते हैं? ये बेस्ट रहने के लिए 3 चीज़ें, 3 एस्पेक्ट है इसके। सबसे पहला एस्पेक्ट है लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स भले ही काफ़ी सेकेंडरी चीज़ लगती है, बट ये बहुत सेंट्रल है। व्हाट आई मीन बाय लॉजिस्टिक्स, शायद हम सब, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं रहते कि जिनके जहां पे वो एग्जाम लिखते हैं वहीं पे उनके सेंटर आते हैं। सेंटर दूर आता है, फिर मतलब मई रहता है तो फिर कभी बारिश रहती है, कभी धूप रहती है। धूप भी इतनी कि भाई 45-45 डिग्री टेम्परेचर है। लोगों को पता नहीं रहता कि कहाँ रहे, कोई रैंडम सेंटर रहता है, कन्वीनियंस नहीं है, सुबह कैब नहीं मिल रहा है, जो भी है। उन सबके केस में आई तुमको इन सब नेगेटिव चीजों का, इन सब एक्सटर्नैलिटीज को मिनिमाइज करना है। अगर आपको पता है सेंटर कहाँ है, अभी से जिस दिन ही आपको मिले कि एडमिट कार्ड आएगा, उसी दिन देख लो कि कहाँ पे सेंटर है। उसी के आसपास, मतलब अगर आप डिफरेंट सिटी से ट्रैवल कर रहे हो, फिर आसपास ही होटल रहो, वहीं पे रुको, क्योंकि 2 पेपर के बीच में भी आपको ब्रेक चाहिए रहता है। इतनी धूप है, तो कहीं बाहर रहोगे, लू लग गई तो फिर सीसैट तो बिगड़ गया आपका, वो अपन को करना ही नहीं है। अ, दूसरी बात क्या है कि जो बहुत सारी मतलब एडवर्स कंडीशंस बन सकती है कि हेल्थ खराब हो गई, धूप लग गई, डिहाइड्रेशन हो गया, एग्जाम टाइम पे सही पे नहीं पहुंच गए, आप कुछ मिस आउट कर गए, एडमिट कार्ड एक हो गया, अरे बहुत सारी चीजें होती है। वी हैव दिस अनदर फ्रेंड हु एक्चुअली मेट विथ एन एक्सीडेंट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, ऑन द डे बिफोर, एंड ही एक्चुअली पैनिक्ड बाय इट। मतलब भाई एक्सीडेंट होगा तो फिर हर कोई पैनिक करेगा ही ना। वो सब नहीं करना, वो सब हमको अवॉइड करना है, क्योंकि बात क्या है कि फिर मतलब एक ही चांस है, फिर नहीं होता तो फिर अगले साल ही आता है प्रीलिम्स। आपने इतनी मेहनत करी हुई रहती है, आप इतने साइकिल में रहते हैं, एक मोमेंटम रहता है, सब कुछ चीजें आपको वहां पे आपको परफॉर्म करना है। द एंटायर एक्सरसाइज फॉर इट, आपने जो मेहनत करी है, उस मेहनत को आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में तब्दील करना है। वो अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब सबसे बड़ा क्राइम वही है। मेहनत ही नहीं कर रहे हो, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं है। मतलब भाई क्या ही है? आपने इनपुट भी नहीं डाला, आउटपुट भी है, तो फिर ठीक है। मैं 0 से एग्जाम निकालना होगा तो क्या करना होगा? भाई भगवान से प्रे करो, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अभी। अ, तीसरा चीज़ है कि देखो, लॉजिस्टिक्स के लिए सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जो सीसैट का पेपर जो है ना, वो इतना मतलब ना तो इंग्लिश का पेपर है, ना ही वो मैथ्स का पेपर है, ना ही वो मतलब एलआर, डीआई, कैट कैट टाइप का पेपर है। वो पेपर केवल और केवल एप्टीट्यूड का है। और एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि मतलब आपको संभला जा सकता है, आप सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये वो फंडा है ही नहीं। ये केवल और केवल कॉमन सेंस का पेपर है, और उस कॉमन सेंस में ये एक्सटर्नल फैक्टर लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि बात क्या है कि मई में पेपर रहता है, आप पेपर 1 लिख के आते हो, पता नहीं रहता सेंटर कहाँ पे है, आपको कहीं पे भोपाल में कहीं पे भेज दिया। फिर आपको पता ही नहीं है कि मतलब आस-पास आके बैठना कहाँ पे है, रुकना कहाँ पे है। सबके पेरेंट सब इतने प्रिविलेज नहीं रहते कि सबके पेरेंट्स साथ में रहे या फिर कोई ना कोई साथ में रहे। उस केस में भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है, उस केस में भी आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ता है, उस केस में भी आपको ये एंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास में एक सेफ स्पेस है बैठने के लिए। आप एक कंफर्टेबल माइंडसेट में हो कि आप 2 ढाई घंटे में जाके आप एक्चुअल में जो आपको सवाल आइडेंटिफाई करने हैं ईज़ी, वो आप आइडेंटिफाई करके आप सही लगा पाओ। तो इन सब में लॉजिस्टिक्स को आप बहुत ही मतलब बहुत छोटी चीज़ लग रही है, पर बहुत बड़ी चीज़ है ये। कंफर्टेबल कपड़े पहनो, लाइट कपड़े पहनो, कान-वान बाँध के जाओ। अ, पानी ले पानी लेके जाओ, 2 गैप के बीच में क्या खाओगे, कहाँ पे बैठोगे? ये सब चीज़ें अभी सुनने में लगेगा कि अरे मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये भाई ये तो सब कुछ चलता ही है। बट नहीं, ट्रस्ट मी कि ये बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। भाई देखो, एकेडमिक फैक्टर्स होते हैं और नॉन एकेडमिक फैक्टर्स। एकेडमिक फैक्टर्स तो ठीक है, वो तो सबको पता हाँ, ही है। लेकिन बहुत सारे, मतलब कम से कम ऐसे आधे लोग तो ऐसे ही होते हैं जो नॉन एकेडमिक फैक्टर्स के कारण ही उनका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है एग्जाम डे पे। सिंपल सिंपल सी बात है कि गर्मी होगी, उस टाइम पे लू चल रही होगी, सीसेट और उसके जीएस के और सीसेट के बीच में जो गैप होगा 2-3 घंटे का, उसको तुमको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, फिर वही तुम्हें ट्रैवल कैसे करना है, कहाँ पे जाके रुकना है, कहाँ जाके जो गैप होगा उस गैप में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है, सुबह सुबह क्या करना है, सुबह
कुछ रिवाइज़ करना है, नहीं करना है, पिछली रात को क्या करना है, ठीक है? रात को नींद नहीं आएगी तो क्या करना है? तो ये बेसिक्स ये इसी को बोलते हैं माइंडसेट कि यार एक एकेडमिक प्रिपरेशन होती है, एक नॉन एकेडमिक प्रिपरेशन होती है। तो नॉन एकेडमिक प्रिपरेशन इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ एकेडमिक, ठीक है? अब मान लो तुमने तैयारी तो कर ली, तुम्हारे पास सारे अस्त्र-शस्त्र सारे हैं, ठीक है? तुमने अस्त्र भी ले लिए, शस्त्र भी ले लिए, तुम पूरा तैयार भी हो, तुम्हें चलाने भी आते हैं। लेकिन जब एंड एंड मौका आया, जब तुम्हारे सामने दुश्मन आया, तुमने हाथ हाथ फेर दिए, ठीक है? तुम वहीं पे ढीले पड़ गए, ठीक है? तुमसे शस्त्र चला ही नहीं, तुम्हें हाथ काँप गए तुम्हारे, हाथ से शस्त्र छूट गया तुम्हारे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो या तो मतलब मेरा तो हमेशा ही रहता था कि या तो पढ़ो ही मत, जैसे भाई निखिल ने बोला कि पढ़ा ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं है, तैयारी नहीं करी है, तो बात ही अलग है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पढ़ा है तो एटलीस्ट ये हो कि जो भी पढ़ा है वो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया और नॉन एकेडमिक फैक्टर्स जो जो बिल्कुल मतलब बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है? अब तुम बोलोगे यार ये सब कौन सोचता है? भाई ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जो तुमको सीखनी ही पड़ेंगी क्योंकि ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है आके, ठीक है? ये आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है और इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कोई नहीं जान रहा कि तुमने साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर जो भी तुमने तैयारी करी है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, कितनी स्पेक्ट्रम तुमने रटी है, कितनी लक्ष्मीकांत तुमने रटी है, कितनी स्पीशीज़ रटी है, कितनी प्रेसिज़न न्यूज़ रटे हैं, डज़न्ट मैटर एट ऑल। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और तुमने उसको गलत कर दिया, तुम पढ़ के गए थे, तुम रट के गए थे, सब कुछ करके गए तुम, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम में अगर तुमने उसको गलत कर दिया, तो क्या सेंस बनाता है बताओ? एग्ज़ामिनर को तो नहीं पता चलेगा ना। मेंस में भी यही होता है, प्रीलिम्स में भी यही होता है। तो तुम्हारा एज़ अ स्टूडेंट तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि तुम जो भी पढ़ के गए हो, ठीक है? तुम जो भी पढ़ के गए हो, उसको तुमको परफ़ॉर्मेंस देना है भई। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने पढ़ लिया और तुम परफ़ॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, वो बेवकूफ़ी है। तो पढ़ते ही नहीं इससे अच्छा मतलब मौज मारते फिर, ठीक है? मतलब मेरा सिंपल रहता था कि मैं अगर मैं पढ़ता हूँ, तो फिर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है उसका नंबर उसके मतलब मेरे को रिज़ल्ट मिले, ठीक है? मैं मतलब बहुत ही टारगेटेड वे में पढ़ता हूँ कि अगर मैंने कुछ पढ़ा है, तो मेरे को ये तो फिर मेरे को उसके नंबर चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ लिया और मैं उसको जाने दूँगा, ठीक है? मैं बहुत ही कैलकुलेटेड वे में मेरा सबसे पहला मोटिव ये होता था या तो मैं पढ़ूँगा ही नहीं, फिर मेरे को ऐसा कि चलो ठीक है, पढ़ा ही नहीं था, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर मैंने पढ़ा था, तो मैं ये चीज़ ज़रूर एन्श्योर करके चलता हूँ, जहाँ भी मैंने मेहनत करी है, उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिले मेरे को। समझ रहे हो? तुमने लक्ष्मीकांत रट ली, तुमने सब कुछ रट लिया, तुमने सब पार्लियामेंट चैप्टर 10 बार रिवाइज़ रिवाइज़ कर लिया, लेकिन वहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, तुम बोल रहे हो कि यार अरे मैंने तो करेक्ट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने स्टेटमेंट में ये छोटा-सा वर्ड मिस कर दिया, ठीक है, मिसरीडिंग हो गई, ठीक है, फिर वहाँ पे अरे ये तो ओएमआर गलत भर दिया, तो गलतियाँ किसकी है? एग्ज़ामिनर को तो पता नहीं तुमने ओएमआर गलत भरा है, क्या भरा है, है ना? तो वो एंड ट्रस्ट मी, ऐसी जो गलतियाँ नहीं होनी लोग चाहिए। सिली मिस्टेक बोलते हैं ना कि भाई आर्टिकल 13 वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, राजा राम मोहन रॉय वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, तो ये क्वेश्चन गलत होते ही मतलब अगर मैं तुमको बाहर आके पूछूंगा, तो 100 में से 99 एस्पिरेंट्स वो क्वेश्चन सही कर लेंगे, क्योंकि भाई प्रेशर नहीं है ना बाहर आके। वो फिर कौन क्या है वो, मतलब वो ना ही वो सर्कमस्टांसेस है, ना ही वो स्टेक्स हाई है, कुछ भी नहीं है। पर कॉम्पिटिशन वहां तो पे वहीं हो बैठ रहा है के ना। सही करना इज एक्चुअली द चैलेंज। कंपटीशन तो वहीं हो रहा है ना जब जब सबको एक इक्वल मौका दे दिया, सबको एक लाइन पे खड़ा करके सबको इक्वल मौका दे दिया, भाई लो 200 मीटर की रेस है, सबको इक्वल टाइम में दौड़ने का, ठीक है? तो अब सबको इक्वल टाइम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहे, सबको इक्वल टाइम दिया गया है, इक्वल स्पेस दिया गया है, सब कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है? उसी के अंदर तो चेक करेंगे ना। अब मान लो तुम घर पे हो, तुम तो अपने कंफर्ट जोन में हो, अब जो दूसरा बच्चा है वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं था, तो तुमको कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर हमेशा कंपेरेबल्स में किया जाता है। तो जब सबको इक्वल चांस दिया गया, सबको इक्वल फुटिंग दी गई, उसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई अब प्रेशर सिचुएशन आया, अब देखते हैं कौन हैंडल करेगा। अब तुम तो छोटी सी प्रेशर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही हो, तुमको फिर वो वाली बात है कि बट बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट चाहिए, ऐसे तो नहीं मिलती एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तुमको वो डेली पार्ट का लाइफ भी ऐसी चलती है, ठीक है? अगर तुम थोड़ा सा जिम्मेवारी जिंदगी उठाओगे तो जिंदगी में यही होता है। हर चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, तुम्हें छोटी मोटी चीजें खुद से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये सब तो बहुत ही एसेंशियल होता है। लॉजिस्टिक्स मतलब लॉजिस्टिक्स अगर सॉर्टेड नहीं है तुम लोगों के, तो फिर बड़ी दिक्कत है। मतलब फिर ये होता है कि सब कुछ तुमको पका के दे दिया मैंने, ठीक है? बड़ी कढ़ी चावल बना के दे दिए, सब कुछ कर दिए, तुम्हें सिर्फ रोटी तोड़ के खानी थी, तुमसे रोटी तोड़ के नहीं खाई गई। समझ रहे हो? एंड तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा, बेसन लाना है, लस्सी लानी, कुछ कुछ बोल ही नहीं रहे, मसाले कुछ भी नहीं बोल रहे भाई के लिए। सब कुछ बना के दे दिया, रॉ मटेरियल ला के, ये भी नहीं बोल रहे कि बनाना है, बना के भी दे दिया, परोस के दे दिया, थाली ला के तुम्हारे सामने रख दी। उसके अंदर भी तुमसे तोड़ के नहीं खाया जा रहा, तो गलती किसकी है? तो ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, कम से कम लेट्स से 10,000 लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, 10,000 में से जो 5,000 बच जाते हैं, मतलब 15 या 20,000 लोगों को निकलना चाहिए था, 5,000 10,000 एक्स्ट्रा रह जाते हैं ना, उसमें से मैं बता रहा हूँ सारे लोग आधे 5,000 लोग तो कम से कम ऐसे होते हैं जिनको जो डिजर्व करते हैं लेकिन आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई अपना मेरा तो मेरे को प्रेशर में आ गया, मैंने तो क्वेश्चन मिस रीड कर पांच लिया, हजार तो मैंने कम तो बोल रहा है ये, मतलब आई फील जो हर साल ऐसे लोग हैं, बहुत सारे तो यहाँ पे भी होंगे कि भाई कट ऑफ से 4 नंबर कम रह गए, 3 नंबर कम रह गए,
6 नंबर कम रहेंगे। कट ऑफ कहाँ पे होती है? जैसे गॉसियन कर्व में जहाँ पे पीक है ना, उसके जस्ट आगे कट ऑफ रहती है। तो हाँ। पीक एस्पिरेंट जो है ना, वो हमेशा ही वैसे रहेंगे जो जस्ट मार्जिन से मिस करें। ये हमेशा ध्यान में रखना। तो 5,000 तो नमन शायद कम बोल रहा है, मैं तो दोगुना बोलता हूँ। मतलब 10,000 लोग मेंस लिख रहे हैं, तो फिर 20,000 लोग ऐसे रहेंगे कि वो आर एक्चुअली डिजर्विंग, वो शुड बी राइटिंग द मेंस। पर क्या करें भाई, अब नेचर ऑफ एग्जाम ही वैसा है। एंड अब जैसे नॉन अकेडमिक्स में केवल एग्जाम डे तक ही नहीं, रन अप टू एग्जाम डेज का भी मैटर करता है। जैसे अब देयर इज सम गाय आई मेट यस्टरडे, ही गॉट अ डेंगू। अब बात क्या है कि भाई, अब अब उसको डेंगू हो गया ना, तो फिर उसके 8-9-10 दिन चले ही गए। मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतनी वीकनेस रहती है कि मेरे को पता है कि भाई उठ भी नहीं पाते। तो क्या करेगा भाई? फिर धूप लग गई, डायरिया होना स्टार्ट हो गया, कहीं पे बाहर चले गए, गिर विर गए, क्या करोगे तो फिर? वही है हाथ भाई, फ्रैक्चर ये सब हो गया। चीज़ें तो वो तुम लोगों यूपीएससी को तुम बोल नहीं सकते कि भैया हाथ फ्रैक्चर हुआ, मैं गिर गया, मेरा पैर टूट गया, भाई बाइक वाइक मत चलाओ, कुछ मत करो। अरे तुमको एग्जाम है भाई, मेहनत करी है। मतलब अभी लगता है कि मतलब भाई ये क्या क्या बकवास कर रहा है, क्या चल क्या रहा है। बट रिमेंबर, जिस पे गुजरती है ना, उसको पता रहता है कि कितना ज्यादा सेंट्रल है। क्योंकि इसका यू डोंट वांट टू पे द कॉस्ट ऑफ योर माइनर मिस्टेक बाय एक्चुअली स्किपिंग द एग्जाम एंड सिटिंग आइडल फॉर 1 ईयर। बस ये बेसिक फंडा है इसका। इसीलिए मैं इस पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये रहता है कि भाई एकदम मतलब जो मिनिमम है ना, जो नॉन निगोशिएबल है ना, उसको परफेक्ट कर लो। वो भले ही अकेडमिक्स हो या फिर भले ही नॉन एकेडमिक्स हो, अपना फंडा ये है कि भाई इसको तो गलत नहीं करना, इस पे तो मिस आउट नहीं करना। और सेकंड एक से चीज बोलो, बोलो। सेकंड चीज जो आती है, फर्स्ट हम लोगों ने मतलब लॉजिस्टिक्स और एक्सटर्नलिटीज डिस्कस कर ली। सेकंड चीज इज एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में जैसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि मतलब नॉन नॉन निगोशिएबल्स को कैसे डील करे या फिर रिवीजन कैसे करे, वो सब कैसे करे। सबसे पहली चीज, ये बात स्टार्ट कर मतलब ध्यान में रखो कि जहां से मैंने स्टार्ट करा था, देर इज सफिशिएंट डेज ऑफ टाइम विथ यू टू एक्चुअली रिवाइज इट 2 टाइम्स, प्रोवाइडेड दैट आपने इससे पहले अच्छे से पढ़ा हो। अब 2 दिन कैसे लगेंगे? जैसे एवरी डे आई गेट 3 4 5 फोन कॉल्स की, सर थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है भैया, क्या करना चाहिए, या फिर बोलो भाई क्या चीज करें। तो हर हर एक बंदे के लिए मैं ये चीज बोलता हूँ कि देखो, नाउ इज नॉट द टाइम लाइक कि तुमको एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ना है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज स्किम थ्रू द पेज। कि आपने जो जैसे आई हैव पर्टिकुलरली गॉट लक्ष्मीकांत विथ मी, तो लक्ष्मीकांत पे जैसे लेट्स से दिस इज द लक्ष्मीकांत, आई होप लाइक यू आर एबल टू सी। तो मैंने हम्म। इतनी बारी पढ़ी है कि मेरे को पता है कि सर्कल करे हुए का मतलब क्या है, टिक करे हुए का मतलब क्या है, बॉक्स करे हुए का मतलब क्या है। तो इतनी बारी रिवाइज करके मेरे पास अपनी कोडिंग है। अगर मेरे को 3 महीने में रिवाइज करनी है, तो फिर मैं लक्ष्मीकांत 3 महीने में रिवाइज कर लूंगा। 3 वीक में करनी है तब भी कर लूंगा, 3 दिन में करनी है तब भी कर लूंगा, और 3 घंटे में करनी है तब भी कर लूंगा, क्योंकि इतनी एग्जैक्टली, बारी कर ली एग्जैक्टली। है। आई नो कि उस पेज पे क्या है। तो अभी जैसे तुमको याद नहीं, जैसे तुमको पता नहीं है, तो फिर रादर देन डूइंग हॉरिजॉन्टल रीडिंग, डू समथिंग कॉल्ड एज वर्टिकल रीडिंग। कि आप एक बार एक पेन पेज स्कैन कर लो, देख लो कि आपको पता हो, आपने कहीं ना कहीं कुछ अंडरलाइन करके रखा होगा, कहीं पे कुछ जॉटिंग्स बना के रखी होंगी, बस उन्हीं को देखना है। और उसमें भी बहुत सारे थ्योरेटिकल चैप्टर देखने का जरूरत नहीं है। अब जैसे एक फेडरल फीचर्स वाला, कुछ फेडरल सिस्टम वाला एक चैप्टर है कि जिसमें फेडरल फीचर होता क्या है, फिर उसके 19 टाइप की कुछ फीचर्स लिखवाता है वो। भाई अब तुम लोगों ने जो स्केलेटन की का पार्ट्स है, तुम लोगों ने अगर सेशंस देखे तो तुमको पता है कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा है। तुम्हारा वो क्या है कि शेड्यूल्स देखो, पार्ट्स देखो, आर्टिकल्स देखो। तुम्हारा अब ये है कि जो 1773 से एक्ट जो आए, एक्ट के मेजर मेजर प्रोविजन देख लो कि भाई 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन जो ग्रांट दिया जाता है, वो 1813 में देते हैं या फिर 1833 में देते हैं। एग्जैक्टली, इसको मैं रेड मार्किंग बोलता हूँ। कि एग्जैक्टली exactly. अपनी मार्किंग, अपनी रेड मार्किंग मतलब उसमें कैटेगरीज होती हैं। कुछ चीजें जैसे तुम भूलते हो, बार बार भूलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पर्टिकुलर केस में अगर मैं बोलूं, तो शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 में हमेशा कंफ्यूज होता हूं मैं। ठीक है, मैं आज भी, अभी भी एग्जैक्टली अभी इस पोजीशन पे भी आई एम कंफ्यूज कि 2 में क्या है या 3 में क्या है। ठीक है, उसी तरह लेट से तुम्हारे कुछ चीजें होंगी जो तुम, जैसे रामसर साइड तुमने पढ़ ली, दूसरी कैटेगरी, एक चीज होती है कंफ्यूजिंग कैटेगरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे लिए कंफ्यूजिंग एक टाइम पे हुआ करता था कि
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ टोटल लोकसभा है, मतलब टोटल पार्लियामेंट है, या फिर खाली लोकसभा है, ठीक है। तो ऐसी छोटी-छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूजिंग होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आती भी हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है रेड मार्किंग में, जो तुम बार-बार पहली होगी कन्फ्यूजिंग, दूसरी होगी बार-बार भूलने वाली, कि मतलब लेट्स से तुमने रामसर साइट्स पढ़ ली, तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है, मैंने इतनी बार नहीं पढ़ी है या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैंने उसको रिवाइज़ नहीं किया है, तो मैं पक्का भूलूँगा उसको, है ना? ऐसे टाइगर रिज़र्व कुछ ऐसा पोर्शन होगा तुम्हारा जो तुम बार-बार भूलते हो, या मान लो एंशिएंट एमएक के अंदर लिटरेचर चैप्टर होता है। लिटरेचर तुम रटते हो तो उसको बार-बार देखना ही पड़ता है, ठीक है? ये मतलब ऐसे 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं जो तुम बार-बार, और तीसरी कैटेगरी होती है रेड मार्किंग के अंदर, जो तुमको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए देखना है। मेन्स में उसका कोई लेना-देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेसेस इन न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़ मेन्स में कभी भी काम नहीं आएगा। तुमको सिर्फ़ उसको एंड स्पॉट पर देखना है, ठीक है? तो ये 3 कैटेगरी, पहली कन्फ्यूजिंग, दूसरी फॉरगेटिंग, और तीसरी हो गई जो सीधा मतलब बहुत जो रेलेवेंट ओनली फॉर प्रीलिम्स। इन तीनों कैटेगरीज़ को मतलब रेड मार्किंग के अंदर डाल दो और तीनों को मार्किंग कर लो। अभी कुछ मैंने अभी डाला भी था, मैं वीडियो भी शायद डाल मतलब अपलोड हुई नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। उसमें मैंने यही बताया था कि नेक्स्ट 20 डेज़ का प्लान क्या होना चाहिए। अच्छा हाँ, वो अपलोड हो चुकी है। मैंने उसमें बताया था कि अभी उसको 4 पार्ट में तोड़ लो अपने आगे वाले 20 दिनों को, कि पहले 5-6 दिन सारे के सारा सिलेबस, जितना भी स्टैटिक का सिलेबस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी तुम्हारा सिलेबस है, सबके अंदर एक बार दोबारा नज़र मार लो और उसके अंदर मार्किंग कर लो। जैसे निखिल ने अपनी बुक दिखाई ना, उसने मार्किंग कर रखी है कि भई अगर मेरे पास 2 दिन है, तो मैं लक्ष्मीकांत में क्या-क्या रिवाइज़ करूँगा। अगर मेरे पास 1 हफ्ता है, तो मैं क्या रिवाइज़ करूँगा। अगर मेरे पास 1 महीना है, तो मैं क्या रिवाइज़ करूँगा। तो उस हिसाब से अपनी मार्किंग कर लो, और उसको पर्टिकुलरली रेड मार्किंग, कि मैं यही चीज़ें भूलता हूँ, यही चीज़ें कन्फ्यूज़िंग होती है और यही चीज़ें सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है। मार्किंग करके छोड़ दो, पहली रिवीजन हो गई। फिर दूसरी रिवीजन के अंदर उसी रेड पोर्शन को एक बार दोबारा देख लो, ठीक है? फिर 1 या 2 दिन बफर के लिए रख लो कि यार या तो तबियत बीमार हो गई, या फिर कुछ मान लो टेलीग्राम पे कुछ रैंडम पीडीएफ फ्लोट हो जाती है, कुछ इधर-उधर पीडीएफ फ्लोट होती रहती हैं प्रीलिम से पहले, और तुमको अच्छी लग गई, तुम्हारा मन कर गया रीड करने का, तो 1-2 दिन बफर रखो उसके लिए। और लास्ट के 5-6 दिन पीवाईक्यू को रिवीजन के लिए, जो मतलब मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू रीवायरिंग, अपने ब्रेन का रीवायरिंग करना है तुमको, कि एग्ज़ैक्टली कुछ यूपीएससी वाले जो स्टेटमेंट्स फ्रेम कर रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली कैसे स्टेटमेंट्स फ्रेम करते हैं। कोचिंग वालों में और यूपीएससी वालों में डिफरेंस होता है, ठीक है? वो डिफरेंस तुमको पता चल जाए और तुमको रट जाए कि अच्छा यार ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, हर बार काम कर रही थी, और वो तुमको रट जाए। हाँ, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही तुम दिखो, अगर तुमको डाउट भी हो तो तब भी तुम कन्विक्शन के साथ उसको, करेज के साथ वहाँ पे मार पाओ, ठीक है? तो ये रहा मतलब एग्ज़ैक्टली तुम्हें एकेडमिक पार्ट में करना क्या है, कि अभी रेड पोर्शन मार्क कर लो एक बार, फिर उसके बाद उसी रेड पोर्शन का एक बार दोबारा रिवीजन मार लो। फिर कुछ 1 या 2 दिन बफर दिन में कुछ रैंडम सी उल्टी-सीधी से क्रॉप्स की पीडीएफ फ्लोट हो जाएगी, एग्रीकल्चर की पीडीएफ फ्लोट हो जाएगी, कुछ मैराथन फ्लोट हो जाएगा यूट्यूब पे, है ना? उल्टी-सीधी एक आधी चीज़ होती रहती है, तो उसको 1-2 दिन रख लो, या फिर उसको ऐसे रख लो कि यार कभी मेरे को रेस्ट करना है, कुछ करना है। और चौथा है कि लास्ट में पीवाईक्यू रिवाइज़िंग, ठीक है? तो ये रहा एकेडमिक में मेरे हिसाब से जो तुमको करना चाहिए। अगर तुमने ये काम नहीं किया, रेड मार्किंग वाला जो मैं बोल रहा हूँ नहीं किया, तुम ग्रीन एरिया, लेट्स से ग्रीन एरिया को ही मार्क रीड करते रहे, जो लेट फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे से तुम पूछो कि फंडामेंटल ड्यूटीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, सारी की सारी लिस्ट डाउन कर दे, ठीक है? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, लेकिन तुम मेरे को ऑप्शन दिखाओगे, मैं पहचान जाऊंगा सारी, ठीक है? तो उस चीज को रिवाइज करने का मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मेरे को 100% श्योर है मैं उस चीज को पहचान जाऊंगा, तो वो मेरे लिए रेड पोर्शन नहीं है। ना कंफ्यूजिंग पोर्शन है, ना फॉरगेटिंग पोर्शन है, और ना ओनली रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स है। मेरे को पता है क्वेश्चन आएगा तो मैं पहचान लूंगा, उस चीज पे टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना। तो इसलिए एक बार उसको स्कैन करके रेड पोर्शन को मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हारा जब सेकंड तुम रिवीजन करो, उसके अंदर 2 पर्पस फुलफिल हो। पहली चीज़ तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए अगर प्रीलिम्स में वो चीज़ आती है, क्योंकि तुम बहुत हाई चांस है अगर गलत करके आओगे, तीनों तीनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी क्वेश्चन आया। दूसरी चीज़ है कि तुम्हारा टाइम भी बचेगा, ताकि तुम सेकंड रिवीजन या जो भी एक बार दोबारा रिवीजन मार रहे हो, ऐसा ना हो कि उसमें तुम डीपीएसपी का ही चैप्टर रटे बैठ रहे हो। अब डीपीएसपी तुमको रटा हुआ है भाई, क्या करोगे डीपीएसपी रट के? अगर रटना है तो पार्लियामेंट का चैप्टर खोलो। मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मेरे को पार्लियामेंट के चैप्टर में कन्फ्यूजन होती थी, या लेट्स से मेरे को गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ऑफिस ऑफ गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के साथ कितना डिफरेंस है, प्रेसिडेंट गवर्नर के बीच में एग्जैक्टली 10 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं निकाल के दोनों चैप्टरों के, वो मेरे को पता है, वही मेरे को वही 10 पॉइंट ही पढ़ने हैं। अगर मैंने वो 10 पॉइंट पढ़ लिए, तो मैं पक्का पार्लियामेंट चैप्टर का भी पूरे क्वेश्चन, प्रेसिडेंट चैप्टर के भी पूरे क्वेश्चन करके आऊंगा, गवर्नर के भी पूरे करके आऊंगा। लेकिन अगर मैंने उन 10 पॉइंट को रीड नहीं किया, बहुत हाई चांस है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं वहां पे किस्मत रही तो बना दूंगा, नहीं किस्मत रही तो नहीं बनेगा। लेकिन अब क्या है, हम मैं किस्मत में छोड़ता नहीं हूँ चीजें, मतलब मेरे को रहता है कि यार हाँ, बेयर मिनिमम मेरे को पता है क्या क्या चीजें करनी होती है, मैं उतना तो करके जाता हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कर, एकेडमिक में तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, ये, ताकि तुम ऐसा ना हो कि तुम, जैसे मैं आप बोल रहा था ना कि मैं बहुत प्लानिंग के हिसाब से काम करता हूँ, कि मैंने अगर कहीं पे मेहनत करी है तो मेरे को रहता है कि यार उसका रिजल्ट मेरे को चाहिए। अब मैंने लक्ष्मीकांत रटी है भाई बैठ के, मैं उसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत करी है, मैं उसको ऐसे फ्री में जाने नहीं दे सकता।
समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ कि मैंने लक्ष्मीकांत रटी है या कुछ भी तुमने जो भी रटी है, लक्ष्मीकांत इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, तुमने कुछ भी कोई मटेरियल रटा है, तो मुझे मैंने उस पे टाइम लगाया, तो मैं चाहता हूँ अगर उस सवाल उस बुक से क्वेश्चन आता है, तो भाई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा मैं। और वो कैसे इंश्योर होगा, वो मैंने तुमको बता दिया, जब तक तुम रेड पोर्शन मार्किंग नहीं करोगे, उसको रिवाइज़ नहीं करोगे, तुमको एग्ज़ैक्टली कभी भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे किस चीज़ के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं और क्या गलत तुम कर सकते हो और उसको कैसे बचाया जा सकता है। अगर तुम ग्रीन एरिया में ही फँसे रहे ना कि जो तुमको आता है तुम उसी को रिवाइज़ करते रहे, तो तुमको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे क्वेश्चन प्रीलिम्स पेपर में मॉक टेस्ट में गलत क्यों हो रहे हैं। ठीक है? ये मतलब इनडायरेक्टली मॉक टेस्ट एनालिसिस की भी बात बोल दी मैंने कि इसको मैं डिफरेंशियल लर्निंग बोलता हूँ। अगर मैं टेक्निकल टर्म बोलूँ ना, लोग एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, मैं बोलता हूँ डिफरेंशियल लर्निंग ज़्यादा अच्छा टर्म है। तुम एक्टिव रिकॉल में क्या है, तुम रिकॉल कर रहे हो, वो मेंस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि तुमको याद करना है। लेकिन प्रीलिम्स में डिफरेंशियल लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशियल लर्निंग मतलब तुम सच भी जानते हो और तुम झूठ भी जानते हो। अगर मैं तुमको बोलूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 15%। 15% किसकी? लोकसभा की, पार्लियामेंट की नहीं। तो ये डिफरेंशियल लर्निंग है। तुम्हें सच भी पता है कि लोकसभा की है 15% और तुम्हें झूठ भी पता है कि हाँ, टोटल पार्लियामेंट की नहीं है। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया था 2022 में। जब मैं 21 का इंटरव्यू देके आया था, मेरे पास टाइम नहीं था रिवाइज़ करने का स्टैटिक। तो मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया था। मैं ज़िंदगी भर याद रहेगा मेरे को वो क्वेश्चन। तो मेरे को पता है पर्सनली या फिर मेरे को अपने लिए पता है मैं क्या चीज़ें गलत करता हूँ, क्या चीज़ें भूलता हूँ, क्या चीज़ें लिए कन्फ्यूजिंग है या कौन-सी चीज़ है जो खाली प्रीलिम्स में काम आती है, उसको मैं रेड मार्किंग बोलता हूँ, वो कर लो। उससे तुम देखना पक्का मैं बता रहा हूँ कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो तुम पक्का बचाने वाले हो। ठीक है? अब एंड इसके बाद उसमें एक और भी पेपर अटेम्प्टिंग वाली बात है वो बताता हूँ, पहले निखिल बताएगा आपको। उसमें भी देयर आर टू थिंग्स। कुछ एरियाज ऐसे हैं कि दोज एरियाज आर फैक्चुअल। एंशिएंट मेडिवल आर्ट आर्ट एंड कल्चर है, मतलब एनवायरनमेंट का कुछ सेक्शन है, पॉलिटी है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। अनलेस एंड अनटिल यू नो द डिटेल्स आप वो सवाल सही नहीं कर पाओगे। भाई अब तुम अगर तुमको पता ही नहीं है कि मतलब कौन से फंडामेंटल राइट्स है, तो फिर वहां पे तुम गेस वर्क तो नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे एरियाज जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। जैसे नमन ने ज्योग्राफी करवाया स्केलेटन की में, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है ये। अब भाई अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता है ना, तो फिर उसका जो अ, अ, जो डिटेल्स वाला अप्लाइड पार्ट है कि जो मैपिंग है, सेम गोज विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में मनीष ने बहुत अच्छा करवाया है कि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आप एक बार ही पहले अगर आपने तैयार कर लिया, तो फिर आपको उसको बहुत बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट ब्रश इट अप, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल कि भाई मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि भाई मतलब ईस्ट कोस्ट पे कोल्ड करंट आता है या फिर वेस्ट कोस्ट पे कोल्ड करंट आता है। अ, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का ओरिएंटेशन वो ईस्ट वेस्ट बनता है या फिर नॉर्थ साउथ बनता है। अपवेलिंग कहाँ पे रहती है, डाउनवेलिंग कहाँ पे रहती है, बसाल्टिक प्लेटूज कहाँ से बनते हैं, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या है। मतलब आई होप लाइक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मानसून कैसे बनता है, जेट स्ट्रीम्स क्या है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता है, उसके बाद में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन जो थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड पार्ट है। अगर आपको पता ही नहीं है अशोकन साइट्स कौन सी है, आपको पता ही नहीं कि टाइमलाइन पहले बिंदुसार आता है या पहले बिंबिसार आता है, मतलब या फिर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसके साथ में एसोसिएटेड है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। एंड द एक्चुअल थिंग इज कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप तभी सही कर पाओगे जबकि आपको लगे कि यार मेरे को ये तो याद था डिटेल्स, पर अब मैं सही नहीं कर पा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस कम होता है और फिर आप कॉन्सेप्चुअल वाले एप्लीकेशन वाले आंसर्स भी आप गलत करना स्टार्ट कर देते हो। ये हमको नहीं करना है। जैसे नमन ने कहा कि आपको आइडेंट दिस इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। आप एटलीस्ट डिटेल्स आपको याद नहीं करने, 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेरे को याद नहीं करनी है, पर मेरे को एटलीस्ट ये तो पता हो कि भाई मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटी या फिर फंडामेंटल राइट है। मैं ये मेरे को क्यों पता है कि ये डिफरेंशिएट वाला चीज वो पूछता है, क्योंकि पीवाईक्यू में वो चेंज करके क्या चीज करता है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी की जगह एक डीपीएसपी डाल देता है। फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये तो पढ़ा तो कहीं पे था ही। तो फंसाता इतना अच्छा है कि वो आपको एंटाइज करेगा, बुलाएगा वो कि भाई अटेम्प्ट कर, पर फिर आप गलत कराओगे। तो इसलिए टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, ये बात हमेशा याद याद रखना। और इसी में ही मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं उसमें स्केलेटन की भी मेरे तुक्केबाजी जो मैं सिखाता हूँ स्केलेटन की वाली, उसमें भी मैं बार-बार एक ही बात बोलता हूँ कि जो वो चेंजेस करता है ना या जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन वो चेंज करता है, एमसीक्यू जैसे बनाते हुए एग्जामिनर कॉपी करते हुए चेंजेस करता है, तो वो जनरली चेंजेस अगर करता है ना, तो वो वेल नोन एरिया में ही करता है। पॉलिटी है लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, अगर वो जो क्वेश्चन बना रहे हैं वहाँ से, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हो गई, वहाँ से क्वेश्चन बना रहा है तो उसमें चेंजेस
ईज़ी है उसके लिए करना क्यों? क्योंकि उसका आंसर वेल डिफाइंड है, उसका आंसर टाइम के हिसाब से मतलब ऐसा नहीं है कि आज आंसर डिफरेंट है तो कल को आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ना उसका ऐसा है कि इंडिया में आंसर उसका डिफरेंट है तो यूएस में आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ना उसका ऐसे है कि भई इंडियन ऑथर की बुक में कुछ आंसर लिखा हो, यूएस ऑथर की बुक में कुछ आंसर लिखा हो। उसका आंसर वेल डिफाइंड है कि भई राज्यसभा की कितनी पावर है मनी बिल को लेके। वो आंसर वेल डिफाइंड है, वो चेंज नहीं होगा। तो वो चीज़ें वो एक्सपेक्ट करता है तुमसे। तो उस चीज़ों में वो चेंजेस करता है। इसीलिए नॉन नेगोशिएबल में तुक्केबाज़ी ज़्यादा नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि उसमें वो मोस्टली चीज़ें एक्सपेक्ट करता है तुमसे और उसमें वो चीज़ें चेंज करता भी है, उसके लिए ईज़ी भी है चेंज करना। अननोन एरिया लेट्स से मैं मान लो वाटर क्रेडिट ऑर्गनाइज़ेशन कुछ आया था क्वेश्चन, वाटर क्रेडिट का क्वेश्चन आया था 2021 में आया था शायद। अब उस वो वैसे ही अननोन एरिया में एंट्री ले रहा हूँ मैं। अननोन एरिया में एंट्री लेने के बाद वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो छेड़-छाड़ करे। अननोन एरिया में मान लो मैं किसी के दूसरे के घर में जाके छेड़-छाड़ कर रहा हूँ, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है एक लिमिट से ज़्यादा छेड़-छाड़ करूँ क्योंकि जैसे ही चीज़ें बिखरने लगी वहाँ पे, ठीक है? तो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, मैं चीज़ें सँभाल नहीं सकता, ठीक है? तो लेकिन मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं सब कुछ छेड़-छाड़ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर कुछ भी बिगड़ा तो मैं उसको वैसे का वैसा समेट के रख दूँगा, ठीक है? उसी तरह अननोन एरिया होता है उसमें छेड़-छाड़ आसान होती उसमें छेड़-छाड़ टफ होती है और एग्ज़ामिनर ज़्यादातर करता भी नहीं है। लेकिन नोन एरिया है जैसे मनी बिल पे क्वेश्चन बनाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी पे, डीपीएसपी इन पे क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें छेड़-छाड़ बहुत हाई चांस है वो करता है और जो छेड़-छाड़ करता है वो तुमसे एक्सपेक्ट भी करता है। इसलिए नॉन नेगोशिएबल्स को रट के जाना पड़ता है। मतलब कोई बोले ना प्रीलिम्स ऐसे ही खाली तुक्केबाज़ी से निकलता है, ठीक है भाई मैं तुक्केबाज़ी से निकालता था आई नो आई एम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ। मैंने ज़िंदगी में फंडामेंटल ड्यूटी तो मैंने भी रटी है। डीपीएसपी तो मैंने भी रटे हैं, समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ें एग्ज़ामिनर चेंज भी करता है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट भी करता है, उसके अंदर तुमसे नॉलेज भी एक्सपेक्ट करता है वो, ठीक है? तो वो तो रटना पड़ता है भई, वो तो सबको रटना पड़ता है और अगर उसी में ही तुमने आइडेंटिफ़ाई नहीं किया कि तुम क्या गलत करते हो, तो बहुत हाई चांस है तुम उसको गलत करोगे, फिर बाद में यही चीज़ें जो है ना बाद में 1-2 अटेम्प्ट फूँकने के बाद ही समझ आती है। जब 1-2 अटेम्प्ट एकदम आग में फूँक देता है ना इंसान भट्टी के अंदर, तब उसको समझ आता है कि हाँ यार ये तो गलती हो गई, इन्हीं चीज़ों की मैं गलती कर रहा था, इन चीज़ों को पहले पहचान लेता तो बच जाता। समझ रहे हो? तो ये एंड चीज़ें तुमको पहचाननी उसमें भी पड़ेंगी भाई। रिवाइज करते टाइम प्रायोरिटाइज दोज एरियाज की भाई जो नॉन निगोशिएबल है। मतलब बात क्या है कि अब तुम 3 दिन रिवाइज कर रहे हो पर तीन तीन तुमने प्लेसेस इन न्यूज में अभी निकाल दी है। 3 दिन तुम निकाल रहे हो कि भाई तुम अभी डिफेंस एक्सरसाइज ही रट रहे हो। तो बात क्या है कि अभी वो मौका नहीं है। हाँ भाई, अगर पहले मतलब डिफेंस एक्सरसाइज पढ़नी ही थी तो फिर मार्च-वार्च में देख लेते। पर तब भी उसका यूज़ नहीं था, अब भी उसका यूज़ नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफाई करना है। और इतना तुमको पता ही रहता है कि भाई अच्छा हाँ, ठीक है भाई कर लेंगे मतलब। मतलब इतनी स्केलेटन की नमन ने बता ही दी है। पर उसके बाद भी मेन थिंग पीपल डू मेक इज़ अब लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, अब स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे, अब एंशिएंट मिडिएवल नहीं पढ़ेंगे, अब अब जो उनको रैंडम इधर-उधर मुँह फालतू मारना चीज़ें है। हैं। अब उनको इधर-उधर मुँह मारना है, प्लेसेस इन न्यूज़ आएगा, फिशेस इन न्यूज़ हाँ, आएगा, है ना? ये कुछ रैंडम मैराथन वीडियोज़ आएँगी करंट अफेयर्स की, है ना? जो मतलब जो चीज़ें सही हो सकती हैं, उनके ऊपर फ़ोकस ही नहीं करना उनको। उनको सही फ़ोकस बात है। उस चीज़ से वो प्लानिंग वाली पार्ट हो जाती है कि तुमको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में रिलेवेंट क्या है और देखो रेलेवेंट तो बहुत चीज़ें हैं, मतलब हो सकता है कि स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी रेलेवेंट हो। भाई लेकिन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन मैं सही नहीं कर सकता, जितनी इन्फॉर्मेशन वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर मैं उसको सब मेरे को 1000 चीज़ें भाई याद फिर करनी स्पोर्ट्स का पड़ेंगी, तब क्वेश्चन भी ही कोई सही करोगे गारंटी नहीं है। मतलब। हाँ, तब भी कोई गारंटी नहीं है तुम उसको बना के आ जाओगे। हाँ, लेकिन अगर तुमने फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ये रट लिया, तो बहुत हाई चांस है तुम उसका सवाल पक्का बना के आ रहे हो। ठीक है? तो एक एक होता है रेलेवेंस और दूसरा होता है कन्वर्टिबिलिटी। रेलेवेंस में भी रेलेवेंस हो, जैसे स्पीशीज़ इन न्यूज़ है, चलो ठीक है भाई रेलेवेंट आ रहा है, एक आधा क्वेश्चन तो आ ही रहा है। लेकिन रेलेवेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पढ़ने बैठ जाऊँगा। उसकी कन्वर्टिबिलिटी ही 0 है। मैं कितनी भी लेट्स से तुम्हारा मैपिंग है, इंटरनेशनल मैपिंग है। भाई मैं कितना भी याद कर लूँ यूक्रेन की बॉर्डर्स कौन-कौन से हैं, वहाँ पे मैं हमेशा कन्फ्यूज़ होऊँगा बी से बेलारूस था या बी से बुल्गारिया था। समझ रहे हो ना? मैं निमोनिक बना के ही रटूँगा और उसको पक्का कन्फ्यूज़ होऊँगा। तो अब वो इसका बहुत मतलब कन्वर्टिबिलिटी फैक्टर भी प्राइम सोचना चाहिए। एग्जांपल मैं हूँ कि सिंस लाइक अगर आई हैव बीन अपीयरिंग फॉर फॉरेस्ट इंटरव्यू सिंस लाइक 3 इयर्स। तो बात क्या है ना कि यू नेम वन ऑफ लाइक फ्लैगशिप स्पीशीज या फिर कुछ भी हो, मेरे को पता है कि टाइगर कितने हैं, कहाँ पे है, कैसे सेंसस होता है, एलिफेंट कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, चीता के बारे में पता है, सबके बारे में पता है। पर अगर वो उठ के पीकॉक टैरेंटुला पूछ रहा है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना भाई। मेरे से एक्सपेक्टेड कैसे रहेगा कि मैं पीकॉक टैरेंटुला बताऊं। और कल को आज को पीकॉक टैरेंटुला पूछा, कल को वो कुछ और पूछेगा, परसों कुछ और पूछेगा। तुम कितनी स्पीशीज़ याद करोगे? कितनी फ्लोरा है, कितनी फौना है, क्या ही करोगे? तो मतलब यू कांट एक्चुअली लाइक मतलब मेन फंडा है कि जो जैसा मैंने कहा कन्वर्टिबिलिटी है, कन्वर्टिबिलिटी फोकस करो और उसको कन्वर्ट करो।
अनदर थिंग इज़ बहुत सारे लोगों में फोमो रहता है कि भाई मैंने तो ये करा ही नहीं है। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ, अब जैसे मैं लास्ट बोलूँगा कि भाई प्लेसेस इन न्यूज़ का बहुत फ़ायदा नहीं है। पर तब भी भाई मतलब चुल रहती है, अब क्या करें? फोमो है, तो फॉर एवरी फोमो यू कैन अलॉट मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स, कि अगर कोई भी चीज़ 2 घंटे से ज़्यादा लग रही है तो इट्स नॉट वर्थ द टाइम। पर अगर 2 घंटा है तो फिर भाई एक बार पढ़ के निपटा दो यार, कुछ भी मतलब यूट्यूब देख लो, गूगल कर लो, किसी का कंपाइलेशन देख लो, वर्टिकल स्कैन कर लो किसी का पीडीएफ जो मतलब फ्री में मिल रहा हो तुमको, कुछ भी कर लो। क्योंकि उससे एटलीस्ट तुम्हारे दिल को तो तसल्ली रहेगी। मतलब भले ही उसका एक्चुअल एग्ज़ाम में अगर आपका कोई उसका रिलेवेंट नहीं है, पर एटलीस्ट आपका जो लॉजिकल और जो एक पर्सनल सैटिस्फैक्शन है, उसके लिए तो एटलीस्ट उसका हेल्प रहेगा ही। तो और ये एक बेसिक फंडा उसके पीछे का है कि भाई फोमो एक बार हटा दो। मतलब भाई तुमको लग रहा है ना कि तुमने नहीं पढ़ा, तो लाओ कोई सा कंपाइलेशन लो, 2 घंटे लो और फिर उसको करवा दो। और तीसरी अ, बात जो तीसरी बात ये थी, एक होगी नॉन एकेडमिक्स, एक होगी एकेडमिक्स। और अब एक थोड़ी-सी नॉन एकेडमिक्स वाली बात ये है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट है। बात ये है कि एनर्जी कन्वर्जन वाली बात है कि एनर्जी कंज़र्व्ड ये रहती है तो सबको पता होगा, ठीक है? जैसे जो लोग डरते हैं ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जो लोग डरते हैं कि मैं रात को सो नहीं पाया, प्रीलिम्स का पेपर है अगले दिन, मेरे साथ भी हुआ है भई, ऐसा थोड़ी है मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं। नहीं आती रात को नींद, नहीं आ रही तो इट्स इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है? तो इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को 2 बजे तक नींद नहीं आई, 4 बजे तक नींद नहीं आई, सुबह तो 9 बजे पेपर है मेरा। अरे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम खुद सोचो, ज़िंदगी में बहुत ऐसी विपत्तियों वाली स्थिति तुम्हारे पास आई होंगी, जब तुम 2 दिन, 3 दिन बिना सोए काम किया होगा लगातार तुम लोगों ने, है ना? सबकी लाइफ़ में आते हैं, मेरी लाइफ़ में भी आई हैं। मैं मतलब 3 दिन, 4 दिन तक सोया ही नहीं हूँ, ठीक है? मेरे पास टाइम ही नहीं है सोने का, ठीक है? मैं भागा-दौड़ी कर रहा हूँ। उस टाइम पे भी मैं कहाँ से एनर्जी ला रहा हूँ? उस टाइम पे तो सोया नहीं मैं, है ना? और फुल फुल एनर्जी से मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इमरजेंसी सिचुएशन दिख रही है और मुझे दिख रहा है कि भैया मेरे को काम करना पड़ेगा। मेरे अलावा कोई नहीं है जो काम करेगा उसको। तो ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास। मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व एनर्जी हमारी बॉडी में होती है, ठीक है? वो रिजर्व एनर्जी तब काम करती है जब तुमने उसको कंज़र्व करके रख रखा हो। मतलब ये ना हो कि तुमने 10 दिन तक बहुत बा 14-14 घंटे पढ़ रहे हो और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 15वें दिन तुम्हारी रिजर्व एनर्जी काम आएगी, तो ऐसे काम नहीं आती। इसलिए मैं बोलता हूँ एनर्जी कंज़र्व करके रखनी चाहिए। तुम्हें ये इंश्योर करना है 24 तारीख को तुम्हारी मैक्सिमम, 24 को पेपर है ना, 24 को तुम्हारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आए। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगी? जब तुम्हारी जितनी भी शरीर के अंदर एनर्जी है वो मैक्सिमम उसी दिन दिखे, है ना? उसी दिन तुम्हारा सारा यूटिलाइज़ हो एनर्जी। वो तब होगी जब तुम्हारी मान लो नॉर्मल एनर्जी तो तुम खर्च कर ही रहे हो, तुम रिज़र्व से भी एनर्जी निकाल पाओ। रिज़र्व से एनर्जी तब निकाल पाओगे जब तुम्हारी रिज़र्व में एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो रिज़र्व में एनर्जी स्टोर्ड रखना वो कैसे होगी? अभी थोड़ा-सा मैं मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं तो करता था पर्सनली। मैं जनरली प्रीलिम्स से पहले पढ़ना बहुत मतलब नॉर्मल सा पढ़ना शुरू कर देता था। जो रेगुलरली लेट्स से मैं पढ़ रहा हूँ 5 घंटे, तो मैं प्रीलिम्स से पहले थोड़ा 2-3 घंटे पढ़ना थोड़ा कम ड्रॉप कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एनर्जी कंज़र्व करनी है, मुझे पता है। पहली चीज़ तो मेरे को प्रीलिम्स वाले दिन एनर्जी चाहिए अपनी, ठीक है? वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जो भी फलाना-ढिमकाना, ठीक है? दूसरा होता है, मेरे को चाहिए होता है कि प्रीलिम्स के बाद मेरे को एक्चुअल एनर्जी अपनी लगानी है, जहाँ पे मेरी एनर्जी का बेनिफिट मेरे को कुछ नंबर मिलेंगे, मेरे हाथ में कुछ आएगा, रिलेटिव रैंक बनेगी, ठीक है? तो मुद्दे की बात यही है, क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कंज़र्व योर एनर्जी, ठीक है? और ट्राई टू एन्श्योर जो भी तुम्हारी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम आए 24 तारीख को। 24 तारीख को मतलब या तो 23 को आए, 24 को आए, ये 2 दिन मान लो। ना उससे पहले एंड मैक्सिमम, ना उससे पहले तुम्हारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, ना उसके बाद। तुम्हारी एफिशिएंसी मैक्सिमम 23 और 24 तारीख को ही होनी चाहिए। पर्टिकुलरली 24 को, 23 भी भाड़ में गया। तुम्हारी 24 को एफिशिएंसी निकलनी चाहिए। तुम ऐसा नहीं होना चाहिए 21, 22, 23 को तो एकदम जोर लगा के पढ़ लिया और 24 तारीख को वहाँ ढेर हो गए, है ना? वहाँ बारिश हुई या धूप आई, मौसम भी उल्टा-सीधा चल रहा है आजकल, और फिर वहाँ जाके फैल गए, है ना? जहाँ पार्क देखा हो, पार्क में फैल गए जाके, अरे भाई साहब ये हो गया। तो ये सब बेवकूफ़ियाँ, मतलब मैं बोलता हूँ इसको टेम्परामेंट मैनेजमेंट बोल लो या बेसिक लाइफ मैनेजमेंट बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन ये बेसिक स्किल्स है, नॉन एकेडमिक्स में काउंट होती है। मैं तो बहुत ध्यान रखता था इस चीज़ का कि मेरी एनर्जी सफिशिएंट, मेरी बॉडी में जो रिजर्व एनर्जी अभी, जैसे मैं अभी नॉर्मली मैं अभी ये लगभग 2-3 महीने से मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है? तो मेरी जितनी भी रिजर्व एनर्जी है वो वैसी की वैसी इंटैक्ट है। लेट्स से खुदा ना खास्ता मेरे को कोई इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम करना पड़ता है, तो मैं 3 दिन अभी लगातार काम कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरे पास इतनी रिजर्व एनर्जी है। क्यों? क्योंकि मैंने खर्च नहीं किया उसको। रेगुलर मान लो मैं कुछ 8 घंटे काम करता हूँ दिन में, तो मैं 8 घंटे ही काम कर रहा हूँ। अब तुम पता चला नॉर्मली 14-14 घंटे खींच दिया तुमने और फिर बाद में बोल रहे हो रिजर्व एनर्जी नहीं बचती फिर। तो वो पहली बात तो स्लीप नहीं आती रात को, डज़न्ट मैटर एट ऑल। बहुत लोगों को नहीं आती। 4 बजे भी सोओगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंपेंसेट हो जाता है रिज़र्व एनर्जी से, ठीक है? तो ये चीज़ आई। और चौथी चीज़ जो मेरे को बोलनी है, वो भी नॉन एकेडमिक्स का ही पार्ट है, कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सही कोशिश करो, अब तो कर ही लो, 20 दिन, 15 दिन बचे हैं, ठीक है? तो कोशिश करो जो नॉर्मल तुम्हारा
बायोलॉजिकल क्लॉक होनी चाहिए कि मान लो 9:30 एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो 9:30 वाला मोमेंट आ जाए कि 9 बजे तुम्हें आधा घंटा बिठा देंगे चेयर पे, है ना? वो गर्मी सी भी अजीब-सा माहौल होता है उस टाइम पे। मेरे ख्याल आजकल तो हमारे टाइम पे तो फिर भी 9:20 तक एंट्री होती थी, अब तो शायद एंट्री भी 9 बजे से स्टार्ट कर दी उन लोगों ने। शायद मतलब ऐसा कुछ-कुछ तो हो रहा था 1-2 साल से। तो वो एक आधा घंटा बिठा के रखेंगे तुमको और परेशान करेंगे। फिर सुबह तुम्हें क्या करना है, तो थोड़ी-सी मॉक ड्रिल्स कर लो कि हाँ, मेरे को 2 घंटे 9:30 से 11:30 और जो भी 2 से ढाई जो भी 2 से 4 जो भी तुम्हारा सेशन होता है, उस हिसाब से तुम्हारी मैक्सिमम एनर्जी आए। ये ना हो कि पता चला तुम्हारी 9 बजे से पहले तो मैक्सिमम एनर्जी आ रही है और 9:30 बजे तक ही तुम्हारी एकदम लुल हो गई एनर्जी, है ना? फिर उसके बाद 2 बजे तो तुम्हारी 12 से 2 बजे तक मैक्सिमम एनर्जी आ रही है और 2 बजे के बाद लुल हो गए तुम, सो गए, है ना? नींद आने लग गई तो ऐसे और ये एडिंग टू बेवकूफ़ दिस वाले मतलब सीन सुनने अगर को कोई मिलते भाई हैं भाई। एसी-वेसी में पढ़ता है तो कोशिश करो कि भाई थोड़े दिन मतलब प पता चल रहा है कि भाई वहाँ पे एसी नहीं है, कुछ नहीं है और तुम भाई पसीना-पसीना हो गए। इट हैपेंड विथ मी। थैंकफुली ऐसा हुआ कि मतलब आई वाज़ एबल टू पुल इट आउट बट बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि मतलब पूरा टाइम एसी में बैठ के पढ़ते हो, फिर वहाँ पे जाके पता चलता है कि भाई वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, गर्मी है बिल्कुल, तुम्हारा रैंडम कहीं आगरा में सेंटर पड़ा है। फिर क्या करोगे बताओ? पेपर तो लिखना ही है ना और वहाँ पे तुम चले भी गए भाई बिल्कुल स्टाइलिश-वाइलिश जीन्स-वीन्स पहन के, पता चला पूरी हर जगह पसीना-पसीना ही हो गया, फिर कैसे करोगे? तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर देगी मतलब ये चीज़ों को फ़ोकस करना। तो इसी में लाइक थर्ड थिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ माइंडसेट। तो माइंडसेट के लिए फर्स्ट थिंग इज़ दिस इज़ अ गेम ऑफ माइंडसेट ये तो मैं तुमको 40 डेज़ वाले में पता ही था कि एग्ज़ाम्स आर एक्चुअली क्लियर्ड इन द माइंड फर्स्ट देन दे आर क्लियर्ड इन द एग्ज़ाम हॉल्स मतलब अगर तुम ये चीज़ पहले लेके जाओगे ना कि तुम्हारा रोज़ प्रीलिम्स है जैसे रोज़ 9:30 बजे जगो, रोज़ 9:30 बजे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम आउटपुट पे हो, सेम ढाई बजे पे मैक्सिमम आउटपुट पे हो। पता चला कि आप रोज़ दिन में 2 घंटे सो रहे हो, दोपहर में 2 से 4 बजे, अब फिर वहाँ पे कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा ना वहाँ पे। सेम गोज़ विथ अ, बहुत बारी ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले या फिर एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले यू फील ब्लैंक्ड आउट कि भाई समझ ही नहीं आता कि अभी मतलब पढ़ा क्या है? यही नहीं तुमको पता चलता। ट्रस्ट मी ये गेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, गेम ऑफ राइटिंग नहीं है, सबसे पहली बात। अगर राइटिंग होता तब भी मैं कुछ और बताता। अब वो तुम अभी प्रीलिम्स करके आओ, मेंस में तुमसे वो भी बात कर ही लेंगे। थिंग इज़ आइडेंटिफिकेशन गेम है ना, भले ही तुमको एट द टाइम याद नहीं आ रहा है, पर देखोगे ना पेपर तब याद आ जाता है। और ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी भाई ब्लैंक आउट होता है, पता नहीं चलता भाई अभी चल क्या रहा है? ये नहीं जब पता नहीं चलता ना, तो ये पता चलने के लिए ही वो उन लोगों ने पेपर बनाया। नहीं तो फिर क्या है भाई रैंडमली वो खाली कॉपी देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो आता है वो लिखवा लो। क्यों नहीं दे रहे वो? क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन का बात गेम भी है ना। सही है। वो भाई हमारे टीचर आईआईटी वाले जो टीचर थे ना, वो यही बोलते थे कि भई वो एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा क्यों होता है कि एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो एग्ज़ाम के अंदर बैठने के बाद ही पता चलता है, बाहर आके पता नहीं चलता। ऐसा क्या तुम कभी मतलब सोच के भी देखना कि ऐसा क्या फैक्टर है कि उस 2 घंटे या 3 घंटे में ही तुमको फ़ील होता है कि हाँ, कुछ प्रेशर है और जैसे ही वो एग्ज़ाम खत्म होता है, सब प्रेशर गायब हो जाता है ना? तुम्हारा एकदम नॉर्मली तुम काम करने लगते हो। तो ऐसा क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्मली तुम जैसे भी जी रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लो एफिशिएंसी में जियो, ठीक है? लेकिन वो 2 घंटे या 3 घंटे जो तुमको मिल रहे हैं, वो तुम्हारे एफिशिएंट होने चाहिए। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जितने भी अभी तक जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे भी निकाले हैं, मेरा हमेशा फिलॉसफी यही रहता था कि भई मेरे को अपनी मेहनत का फल चाहिए। मैंने अपनी मेहनत करी है तो तो उसका रिज़ल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने फालतू में लक्ष्मीकांत पढ़ ली और उसका क्वेश्चन गलत करके आ रहा हूँ, ठीक है? तो वो तभी हो सकता है जब मान लो मैं नॉर्मली मेरा कन्वर्जन रेशियो लेट्स से मैं कुछ मेरी जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से बोलूँ, मेरी एफिशिएंसी लेट्स से 40% की है कि मैं नॉर्मली 40% मार्क्स कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरा ये रहेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी 40% है, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि एग्ज़ाम डे पे 40 या 40 से ज़्यादा ही आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 39 आ गई, 38 आ गई। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एट ऑल। घर पे बैठ के मेरी 10% आए, 20% आए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरे को कोई जज नहीं कर रहा और ना रिलेटिव रैंक बन रही। रिलेटिव रैंक मेरी उस 2 घंटे में बन रही है, तो उस 2 घंटे में तो मेरे को ये एन्श्योर करना ही करना है कि मेरी जितनी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी लाइफ़ में रही है आज तक की, वो मेरी मैक्सिमम एफिशिएंसी उस 2 घंटे में निकल के आ जाए। ठीक है? तो उसके लिए तुमको सब प्लानिंग करके रखनी पड़ती है, पहले से एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है और एग्ज़ैक्टली मॉक ड्रिल्स 1-2 करके देखनी पड़ती है कि अच्छा तुम उस दिन क्या करोगे क्या भाई मैं जैसे मैं मेरे को तो जैसे निखिल ने बोला कि वी आर नॉट दैट लकी कि हमें पेपर दिलवाने जाएँगे, है ना? हम तो दोस्तों-वोस्तों के सारे ही जिए हैं ज़िंदगी में। तो दोस्त-वोस्त को ले जाता था मैं कभी ले जाना होता था तो। तो हम मेरे मैं प्रॉपर प्लान
करके रखता था कि कब मैं जाऊँगा, कहाँ रुकूँगा, कहाँ नहीं रुकूँगा और एग्ज़ैक्टली कब पेपर में एंट्री होगी और जो भी बेसिक चीज़ें कि क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, ठीक है? अब उसमें ये नहीं है कि मैं बाद में ब्लेम गेम स्टार्ट कर दूँ, अरे यार वो तो ना मेरे साथ हुआ था, केवीपीवाई का पेपर दे रहा था मैं, केवीपीवाई के पेपर में मेरे साथ यही हुआ, मेरे को एग्ज़ैक्टली बिल्कुल जो ऐसी खिड़की पे बिठाया था जहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ रही थी, ठीक है? और उस रूम के अंदर कोई भी पंखा नहीं था और वो रूम सरकारी मतलब स्कूल था, उस सरकारी स्कूल के अंदर झाड़ू-वाड़ू कुछ नहीं लगी थी, वो स्टोर रूम था एक तरह से। तो सारी धूल-मिट्टी थी मेरे मेरे ऊपर कंसंट्रेटेड धूप पड़ रही थी कंटीन्यूअसली और कोई पंखा नहीं चल रहा था। उस सिचुएशन में मैंने वो केवीपीआई का पेपर दिया था और उस टाइम पे कंगाली में आटा गिला, टेबल भी मेरे को ऐसी मिली थी जो हिल रही थी बार-बार। तो मेरे को समझ आ गया था कि रेदर देन डूइंग ब्लेम गेम कि यार इसके कारण मेरा पेपर खराब हो गया है ना, मेरा 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। तो मेरे को लगा भाड़ में गया, इस सब से मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को ये होना चाहिए कि कितना भी एक्सटर्नली तुम मेरे को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करो, मेरा एग्ज़ाम डे पे परफ़ॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होगा। तो मैंने उसी हिसाब से अपने आप की प्लानिंग करी। 3 घंटे का मेरा जेईई का पेपर होता था, मैं ढाई घंटे में पेपर कंप्लीट करता था। मैं तो स्टूडेंट को भी सजेस्ट करता हूँ 2 घंटे का पेपर होता है, किसने बोला 2 घंटे में पेपर करना है? पौने 2 घंटे में पेपर करो ना। पहले से आदत डाल लो कि हाँ, थोड़ा जल्दी मैं तो यही करता था, ढाई घंटे पेपर कंप्लीट करता था, कोशिश करता था ढाई घंटे में कंप्लीट हो। फिर उसका दूसरा मैं बिना पंखे के बैठ के शुरू कर दिया। जेईई मेन्स के बाद 50 दिन थे, 25 40-45 दिन थे मेरे पास। मैं 45 के 45 दिन बिना पंखे के बैठा था। ठीक है, गर्मी का टाइम था, 25 मई को मेरा जेईई मेन्स का पेपर हुआ था, तो ये अप्रैल-मई वाला ही टाइम था उस टाइम पे। तो बिना पंखे के मैं पढ़ा था, धूप पे जानबूझ के धूप पे बैठा था, जानबूझ के अपनी अपनी टेबल की एक पाँव काटा था मैंने कि यार ताकि हिले वो। तो जितना हार्श कंडीशन बन सकती थी, मैंने बनाने की कोशिश करी थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम डे पे इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी हो सकता है तो मेरी एफिशिएंसी ड्रॉप हो सकती है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता मेरी एफिशिएंसी ड्रॉप हो। भाई मेरी अगर 40% एफिशिएंसी है तो मेरी 40 से ज़्यादा ही आनी चाहिए और एक्चुअली मैं सही बताऊँ ना मेरा ऐसा हुआ भी था। एक आधा ओएमआर गलत मार्क हो गया था, नहीं तो जितना मैं डिज़र्व करता था उतना मेरा रैंक आ गया था। तो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या मुद्दे की बात ये है कि तुमको अपनी पहली बात तो रिज़र्व एनर्जी बचा के रखनी है। दूसरी बात तुमको हर समय ये सोच के रखना है कि जो भी तुम पढ़ के गए हो भाई तुमने क्यों टाइम वेस्ट किया? तुम इससे अच्छा मत ही पढ़ते ना, मज़े मारते। ज़िंदगी में बहुत तरीके के मज़े हैं, बहुत तरीके के एन्जॉयमेंट है। किसी भी तरीके के जो भी तुमको पसंद है, तुम वो एन्जॉयमेंट करते, है ना? जो भी तुम्हें कुछ भी करना है। तो तुमने पढ़ने में टाइम भी वेस्ट किया, ठीक है? फिर उसके बाद तुम एग्ज़ाम में नंबर भी नहीं ला रहे उसके। वो तो बेवकूफ़ी है ना, प्रॉपर बेवकूफ़ी है। तो अगर पढ़े हो तो कोशिश करो अगर वो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो उसको गलत नहीं करोगे तुम। जो रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी मेरे को चिंता ही नहीं है। मैं फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे को उससे कि वो एंडीज़ माउंटेन्स पूछ रहा है, वो इक्वेटर की लेक्स पूछ रहा है, वो टाइम ज़ोन्स पूछ रहा है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। निखिल को भी फ़र्क नहीं पड़ता उन क्वेश्चनों से। वो तो फॉरेस्ट निकालता है, ठीक है? तो मेरे को फ़र्क इनसे पड़ता है कि ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन आ रहा है, वीटो पावर का क्वेश्चन आ रहा है, आरबीआई का क्वेश्चन आ रहा है, कैपिटल एसेट्स का क्वेश्चन आ रहा है। ये गलत नहीं करूँगा मैं क्यों? क्योंकि यार ये तो बेसिक चीज़ें मैं पढ़ के जाता हूँ। समझ रहे हो ना? अगर ये सब गलत हो रहा है तो फिर दिक्कत है। समझ रहे हो ना? तो एंड मतलब मेरी तीसरी तरफ से तो बात यही कि था। नेवर एवर जज पेपर कि पेपर में बैठ के तुम पेपर को मत जज, लेट द पेपर जज यू। बहुत सारे लोग हैं बहुत प्राइम मिस्टेक करते हैं कि तुरंत पेपर में ही खुद डिसाइड करेंगे कि भाई ये पेपर तो मुश्किल है, ये पेपर तो आसान है। कोई मतलब नहीं तुमको पेपर कैसा भी आए। तुमको बस एक चीज का मतलब है कि तुम्हें जो सवाल आते हैं, जो सवाल तुम बना सकते हो, जो तुम्हारी कैपेबिलिटी से, एफर्ट से, मेहनत से, लॉजिक से बना सकते हो ना, वो आपको छोड़ना नहीं है। उससे अबव ही पंच करना है, उससे ऊपर ही पंच करना है। हमेशा ध्यान में रखना ये। दिस थिंग विल एक्चुअली लाइक पुश यू टू बी, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि भाई तैयारी तो मतलब मेरी 90 की ही थी पर भाई पेपर में तो 102 बन गए। होता भी है ऐसा लोगों के साथ में। और वो उन्हीं के साथ में होता है ना कि ये सब सारा का सारा गेम माइंडसेट का है कि अगर आप ये सेट आप दिमाग में लेके जाओगे ना कि इवन दो आई विल बी द अंडरडॉग, एवरीवन इज अंडरडॉग फॉर द यूपीएससी, क्योंकि भाई पेपर ऐसा है, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास में लिबर्टी है वो। बट यू बी द फाइटर, यू बी द समवन हु कैन एक्चुअली पंच अबाउट देयर वेट। मतलब तुम्हारा कितना भी वेट हो, अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी 110 की है भाई 120 ला ना, तू मैंने तेरे को मना थोड़ी ना किया है। तू 130 का है तो फिर 140 ला, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बट दिस रिमेंबर दिस थिंग, ये अगर तुम जब तक ये फाइटर माइंडसेट माइंड में मतलब माइंड में लेके नहीं जाओगे ना, तो फिर वहां पे जाके मतलब एग्जाम ब्रूटल है यार बहुत, क्योंकि मतलब हार्श कंडीशंस में हार्श प्रिपरेशन को हार्श कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में आप पेपर लिखते हो। और हमेशा ही मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब आपको बहुत बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में ही मिलता है। बहुत बार आप भाई एक एग्जामिनर आपको लड़ लेता है। अभी जैसे लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड, आई वाज आस्क्ड टू रिमूव माय शूज। भाई अब इतनी धूप में कहां से कहां तक बिना चप्पल के चल के गया मैं, क्या करे भाई, गुस्सा आता है, पर अब वहां पे जाके पेपर तो लिखना ही है। मैं यूपीएससी को कंप्लेन तो ये नहीं कर सकता कि भाई नहीं ये इसने मेरा ये नहीं करा या फिर इसने मेरी चप्पल उतार लिए, ये सब करा।
होता ही नहीं है ये। और बात क्या है ना कि यही सब चीजें डिसाइड करेंगी, क्योंकि आई थिंक इन द एरा ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ये जो भी रिसोर्सेस है, सब कुछ है, मतलब हम लोग ने बहुत पिक्यूलियरली, बहुत मतलब मेहनत करके हम लोगों ने स्केलेटन की में बहुत सारी चीजें करवाई कि मतलब इवन विद स्टैटिक नॉन निगोशिएबल सब कुछ ही। पर उसके बाद भी कितना फर्क होगा, एक 25% 30% का फर्क रहेगा कि कम टाइम में मोर एफिशिएंटली हम लोग करा रहे हैं। पर हम लोग जो आरबीआई के फंक्शन बता रहे हैं वो कोई और बता रहे हैं, उससे अलग नहीं है। हम लोग जो डीपीएस बता रहे हैं अलग बता, उससे अलग नहीं है। हाँ, पानी भी लेके नहीं जाने देते भाई। तो भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिस चीजों से पेपर चलता है ना, वो चीजें बता दी गई हैं, और वो हमने छोड़ो, सब बताते हैं वो, ठीक है, सब बताते हैं हाँ, जिन चीजों से पेपर निकलता है। मेन बात क्या होती है ना, जो मैंने तुमको बताया, कन्वर्जन रेशो। लोगों यस। को लोगों की सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ही नहीं उन लोगों ने। उनकी एफिशिएंसी नॉर्मली 40% होती है, उनकी एफिशिएंसी 10% पे काम कर रही है ना। पढ़ते हैं वो 10,000 पेज का मटेरियल है, और जब मौका आता है डिलीवर करने का तो एक पेज भी डिलीवर नहीं करते एग्जाम में। तो दिक्कत कन्वर्जन के अंदर है, दिक्कत एब्जॉर्प्शन के अंदर है, कि पढ़ तो लेंगे दुनिया भर का। मैं देखता रहता हूँ कि उल्टी सीधी चीजें रट रहे हैं बैठ के, उल्टी सीधी, मतलब कोई सर सब बता दिया क्या रटना है क्या नहीं रटना, क्या क्वेश्चन आते हैं क्या नहीं आते, फिर भी उल्टी सीधी चीजें रटनी है। तो पहली बात तो लोगों को पता नहीं है उल्ट क्या रटना है। अगर पता भी है तो उसके बाद भी वो प्लानिंग, मान लो पहली प्लानिंग खराब है, मैनेजमेंट खराब है, या क्या खराब है, उनका सिंपल सा हिसाब होता है कि भैया 40% से नीचे ही कन्वर्जन रेशो लेके आते हैं वो। मतलब जो भी एफिशिएंसी उनकी जो भी मैक्सिमम होती है, मान लो 100% एफिशिएंसी मैक्सिमम है, तो वो 40-50 पे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी 80-70 से ऊपर काम कर लेता है, 80 से ऊपर काम कर लेता है, उसका आराम से हो जाता है। और कंटेंट का इन सब से कभी भी, मतलब मुझे मेरा मैं तो फर्म बिलीवर हूँ। फॉरेस्ट के लिए चलो मैं मानता हूँ, फॉरेस्ट के लिए तुमको थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, जैसे यूपीआई का निखिल बना के आ गया, उल्टे सीधे बनाने पड़ते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए 100%, मतलब मैंने बार-बार निकाला है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा फर्म बिलीवर हूँ उस चीज़ का। और मेंस के लिए भी सेम मैं बात बोलता हूँ, जितना जो मेरा एक्सपीरियंस है बार-बार निकालने का, तो मुझे पता है कि जिन चीज़ों से जनरल की कट ऑफ निकलती है ना, वो चीज़ें सबको पता है। दिक्कत क्या है, लोगों से प्लानिंग नहीं होती। लोगों को ये नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, क्या करना है, और वो एग्जीक्यूशन दिक्कत नहीं है। होता, मतलब दोनों जगह पे एग्ज़ीक्यूशन नहीं फ्लॉ है। होता। एग्जीक्यूशन नहीं होता, वो हाथ पैर फूल जाएंगे। लोग क्या है ना, हर बात अब आसान होता है बहुत ब्लेम गेम करना, कि उसने ये करवा दिया, उसने ये करवा दिया। एक मेरा एक दोस्त है, ठीक है, अच्छा दोस्त है, उसका हर 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 एग्जाम के बाद एक ही रोना होता है, पता है उसका एक ही रोना होता है, अरे यार मेरा कंप्यूटर दे रहा था, मैं मेरे कंप्यूटर का माउस काम नहीं कर रहा था, ठीक है, मैं गया यार वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा था, मैं गया मेरे को आधा घंटा तो कंप्यूटर चेंज करने में लगा दिया, मैं गया मेरा तो ओएमआर में ही बबल एरर हो गया, मैं गया मेरा तो इन्विजिलेटर से बहस हो गया। है ना, हर बार का उसका कोई भी एग्जाम दे के आएगा, हर एग्जाम के बाद उसका यही रोना होता है कि मेरा ये परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर ने मेरे को परेशान कर दिया। अरे छोटी छोटी बातों से परेशान होगी जिंदगी में तो कैसे चलेगी बताओ। तुम्हें ये फोकस रखना है कि मैं जो भी काम करके गया हूँ मेरा, देखो तुम पढ़ के ही नहीं गई तो बात ही अलग है ना, फिर तो बहुत बहुत बढ़िया है, मैं तो उल्टा खुश होता हूँ। जो चीज मैंने नहीं पढ़ी होती, मैं तो उसको भी सही बना के आता हूँ, खैर। लेकिन मान लो मैंने जो चीज नहीं पढ़ी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से मौज मार रहा होता हूँ कि ठीक है नहीं पढ़ी, एंडीज माउंटेन्स के मैं नहीं पढ़ता भाई, एंडीज माउंटेन, नाटो की कंट्रीज, लेक्स, इक्वेटर में नहीं पढ़ता, गलत हो गया, अगर हो गया सही तो किस्मत है, अच्छी बात है, मतलब जो भी स्मार्ट हूं मैं या किस्मत है जो भी। लेकिन अगर गलत भी हो रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं पढ़ के ही नहीं गया। लेकिन हाँ, अगर ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन में गलत करके आ रहा हूँ तो बेवकूफ मैं हूँ, सर्कुलर इकोनॉमी गलत करके आ रहा हूँ तो बेवकूफ मैं हूँ, मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना। जिन दुनिया मतलब जीवन बिता दिया मैंने उसको रटने में, और उसके बाद जब मौका आया उसके ऊपर परफॉर्मेंस देने का, तब मैं बोल रहा हूँ कि वो केल पीडी वाली बात है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ परफॉर्मेंस प्रेशर वाली बात हो गई, समझो। फिर नेक्स्ट थिंग इज लाइक, जैसे मैं पहले भी कहा कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। भाई सच में अगर आपको लगता है कि मतलब बहुत कम टाइम है, अभी कहाँ से पढ़ूं यार, ये पार्ट तो रह ही गया, देखो फ्रॉम स्क्रैच प्रिपरेशन नहीं हो सकती, बट सिंस यू आर हियर आई नो कि भाई तुम लोग मेहनत कर रहे हो, कुछ बहुत आगे रहेंगे, कुछ थोड़ा सा पीछे रहेंगे, बट इफ यू लाइक रियली ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 15-16 डेज ना, निकल जाएगा। अरे मेरे से लिखवा लो कि निकल जाएगा। भाई लोग 2-2 3-3 4-4 दिन पढ़ के निकाल लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब प्रीलिम्स इज अ रियली ग्रेट इक्वलाइजर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिसएडवांटेज में रहता है फिर कोई बहुत एडवांटेज में रहता है। हाँ, हम लोग वाया स्केलेटन की, वाया नॉन निगोशिएबल्स, वाया क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब कटिंग द क्लटर जो भी है, जो एडवांटेज है वो आपके फेवर में लाने का ट्राई कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपको भी तो उसको रेसिप्रोकेट करना है, आपको भी तो उसको एक्सेप्ट करना है, इंटरलाइज करना है, खुद को मोटिवेट करना है कि आई एम गोना डू इट एवरी डे। मैं रोज उठूंगा, रोज फिल्म्स क्लियर करूंगा, रोज मेरे जो टारगेट्स रहेंगे, रोज जो मेरी प्लानिंग रहेगी उसको मैं रोज
एग्जीक्यूट करूंगा। रोज जो फियर्स रहेंगे, रोज जो एंजाइटी रहेगी, उसको रोज बैटल करना है, क्योंकि एवरीडे नई एंजाइटीज रहती है। रोज भाई यार ये इससे क्वेश्चन आएंगे तो फिर क्या करेंगे, सीसेट ऐसा आया तो फिर क्या करेंगे, अब तो सीट कम है ऐसी क्या करेंगे। भाई देखो दिमाग का काम है, माइंड इज मेड फॉर थिंकिंग ऑफ द एक्सटर्नलिटीज विच वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, क्योंकि माइंड एवोल्यूशनरी बेसिस है वो। अगर वो नहीं रहता तो फिर हम लोग सिविलाइजेशन बनाते ही नहीं, हम लोग कंटिजेंसी प्लान बनाते ही नहीं। माइंड का काम ही वही है कि आपको आपके दिमाग में एंजाइटीज क्रिएट करवाना, आपकी मतलब पुटिंग यू थिंग्स व्हाट कैन गो रॉन्ग इन योर माइंड इज एक्चुअली द रोल ऑफ माइंड। पर आपको उसे डरना नहीं है, मतलब बेसिक फंडा ये कि डरना तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि बात क्या है, वहां पे जाके कट ऑफ कितना है भाई, 92 मार्क्स लाने हैं भाई। अब चलो मुश्किल, मैं बोल नहीं रहा, ज्यादा से 95 चला गया, सीट्स कम है जो भी है। बात क्या है कि देखो नंबर ऑफ सीट से कभी भी पेपर डिसाइड नहीं हुआ है, नहीं कट ऑफ डिसाइड हुआ है, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। कट ऑफ इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द पेपर, हमेशा ध्यान में रखो ये। सीट्स बढ़ी है तब भी कट ऑफ गिरे हैं, और सीट्स कम हुई है तब भी कट ऑफ बढ़े हैं। कोई उससे मतलब नहीं है उसका। तो इन इन सब कंटेक्स्ट में प्री बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस लेके आप जाते हो कि भाई मैं जाके ऐसे करूंगा, वो ऐसे करूंगा। प्लानिंग अच्छी है, बट बी अ बिट फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच, क्योंकि भाई वहां पे जरूरी नहीं है ना कि आप जैसे सोच के जा रहे हो वैसा ही पेपर है। लास्ट ईयर जैसे मॉडर्न के उसने बहुत क्वेश्चन पकड़ा दिए, मेरे को पता था कि मॉडर्न के क्वेश्चन आएंगे आएंगे, मैं लोगों को बता के भी रखा था मॉडर्न आएगा भाई, ऐसे मत करो। बात क्या हो गई कि 3 साल से क्वेश्चंस नहीं थे, तो सब लोगों ने टेस्ट सीरीज ने तो हटा ही दिया, और लोगों को लगता है कि भाई टेस्ट सीरीज में जो नहीं है वो पेपर में नहीं आ, आने वाला। भाई टेस्ट सीरीज जो रहती है ना, वो पुराने साल के एमएसपी की तरह रहती है। मतलब पिछले साल का एमएसपी देख के अगर आपने इस साल आपने बुआई कराई है तो फिर कैसे रहेगा। इस साल का एमएसपी देखना भाई, इस साल का एमएसपी तू तभी देख पाएगा कि जब तूने पीवाईक्यू करे है। दूसरी बात क्या, अंडरस्टैंड भाई, खुद खुद का भी तो कुछ कॉन्शियस ला, खुद का भी तो कुछ मतलब एक्सपर्टीज ला पेपर में। हम तो बता ही रहे हैं, हम तो सभी कुछ कर रहे हैं, पर हर चीज स्पून फीड करके नहीं हो सकती तब, वरना ऐसे रहता तो फिर जितने लोग एडमिशन ले रहे उतने सारे के सारे क्लियर कर रहे होते, सारे के सारे आईएएस बन जाते। दो वी वांट एवरीवन टू बी आईएएस, तो वी वांट एवरीवन टू राइट मेंस, ऐसा नहीं है। पर तुम्हें खुद को भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से डिफरेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दिस डिफरेंशियल creation can be done tremendously by the mindset and the approach that you are following to actually like appear for the exam. ठीक है भाई, अपनी तरफ से तो हो गया, जो ज्ञान देना था अपने को भाषणबाजी Yes. करनी थी। अगर कुछ सेंसिबल क्वेश्चन है जो वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क, हाँ, अब एल्स विल जैसे क्लोज द। एक क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क, समवन आस्क्ड मी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का क्या है। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हूं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का क्या रहता है। मेरे हिसाब से इफ इफ यू आर डूइंग सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस ना, तो फिर आप कितना भी अटेम्प्ट कर लो आपके मार्क्स वैरी नहीं करेंगे। मैंने 3 बारी फॉरेस्ट निकाला है। इन द फर्स्ट जब मेरा फॉरेस्ट निकला तब आई अटेम्प्टेड 83 क्वेश्चंस, आई हैड अराउंड 112 मार्क्स। देन उसके बाद में आई अटेम्प्टेड 87 क्वेश्चंस, उस साल भी मेरे 112 ही थे, 111 वगैरह थे। लास्ट ईयर आल्सो आई अटेम्प्टेड 93 क्वेश्चंस, तब भी मेरे 1 टू 112 114 115 नहीं बनेंगे। बात यह है कि इससे मेरी लर्निंग ये थी कि अगर आप नॉन निगोशिएबल सही कर रहे हो तो फिर आपको मैटर ही नहीं करता कि आप कैसे क्वेश्चंस, मतलब कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपको, एक साल मेरा फॉरेस्ट नहीं निकला था, मेरा केवल सिविल ही बना था। उस साल मेरे 98 मार्क्स बने थे। उस साल मेरी मिस्टेक ये हुई कि आई अटेम्प्टेड वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई अटेम्प्टेड ओनली 76 77 ऐसे कुछ। तो उस साल भी मैं अटेम्प्ट ज्यादा करता तो फिर उस साल भी फॉरेस्ट निकल जाता। तो लर्निंग ये है कि बहुत कम अटेम्प्ट भी मत करो, पर एक नंबर से ज्यादा, इट्स अप टू योर कंफर्ट एंड इट्स अप टू योर हंच नॉलेज। जो एक मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ एग्जामिनर्स माइंडसेट वाला, जो आप कितना स्केलेटन किया, आपने कितना अच्छे से प्रैक्टिस करी, आप कितना अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हो, कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, उस हिसाब से फिर आप नंबर्स वैरी करो। क्योंकि देखो स्केलेटन की विल एक्चुअली ब्रिंग यू नेट पॉजिटिव अक्रॉस द वे। 6 क्वेश्चन लगाओगे, 2 कैजुअलिटीज रहेगी, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी, 4 आपके सही रहेंगे, या फिर 3 सही रहेंगे, 3 गलत रहेंगे, पर तब भी यू आर 2 नेट 4 मार्क्स पॉजिटिव। सेम गोज विद 10 पे करोगे तो फिर 4 6 रहेगा, तो यू आर लाइक नेट 5 मार्क्स पॉजिटिव। तो आपको ये करना ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना है, बट किस कंफर्ट में आप
आप किस लेवल का रिस्क लेने में तैयार हो, वो चीज ध्यान में रखना। और स्केलेटन की तभी काम करेगी जब आपके नॉन निगोशिएबल्स गलत है। नमन से भी पूछो, नमन नॉन निगोशिएबल गलत नहीं करता भाई। जो लोग ग्रुप में है, नमन को पता है कि नमन भाई कृष्ण देव राय की बुक्स भी बताता है, कालिदास की बुक्स भी बताता है वो बाय हार्ट। तो फिर अगर वो चीज बता देखो रहा है कुछ वो, तो फिर चीजें तो इसका रटनी मतलब ये है पड़ती कि हैं भाई, उसने करा तो है ही। कुछ चीजें तो रटनी पड़ती हैं, कुछ चीजें तो और रटनी नहीं तो पड़ती क्या, हैं, तो उसके मतलब बिना नहीं हो पाएगा। मतलब तुम अगर उसके बिना नहीं हर होता, तो अभी रटना कुछ दिन पड़ता है। पहले मेरे पास एक फोन आया, वो कहता है कि सर स्केलेटन की तो बहुत अच्छे से करी है। इसका मेरे लिए इशू ये बन रहा है कि क्या मेरे को पढ़ना भी चाहिए क्या? मैंने तो पढ़ना लिखना बंद कर दिया। मैंने कहा भाई ये गलती मत करना, फिर तुम आओगे हमको कोसोगे कि सर यार ये क्या कराया आपने, स्केलेटन की तो काम नहीं करती है। मेन बात ये है कि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ, किस जगह पे यूज करना है, कौन से अरे सबसे पोजीशन में बड़ी वो दिक्कत यूज तो करना है, तभी तो काम करेगा ये वो। तो है ही, ये तो है ही कि लोगों को नहीं पता कौन सा चीज कहाँ पे लगानी है, मतलब कन्वर्जन रेशो नहीं आता उनको करना, मार्क्स कन्वर्ट करने नहीं आते। मेन दिक्कत तो प्रिपरेशन में भी है ना, कि वो अब टाइम क्या आया है। अब जैसे तुम भी यही उठाते थे इस टाइम पे, सबसे पहले तुम्हारा काम होता है लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम निपटा के साइड करो, है ना, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैं भी अगर मान लो दोबारा पेपर दे रहा होता, लेट से मैं भी जो इंटरव्यू के बाद देता था, तो मैं भी उन्हीं चीजों को नजर मारता था कि यार मेरे को पता है ये क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो ये कट ऑफ डिसाइड कर रहा होगा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया तो मैं पीछे हो गया। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसी चीजें नहीं पढ़नी है जो मतलब मे बी रेलेवेंट बट दे मे नॉट बी कन्वर्टेबल, ठीक है। तो इस टाइम पे लोग क्या कर रहे होंगे ना, लोगों की इस टाइम पे नजर कहाँ पे है, यूट्यूब पे लिखेंगे यूट्यूब करंट अफेयर्स मैराथन, फिर दूसरा मैसेज लिखेंगे यूट्यूब 2025 पेपर सॉल्व, फिर तीसरी चीज लिखेंगे यूट्यूब पे मतलब यूपीएससी प्लेसेस इन न्यूज 2026 कंपाइलेशन, फिर उसके बाद लिखेंगे यूपीएससी स्पेशल इन न्यूज कंपाइलेशन। ये उल्टे, उनको सारा मतलब जैसे अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, उनको घू खाना है अभी, है ना, उनको पका पकाया घर पे खाना बना के रखा हुआ है, उनको खाने खाने से मतलब भी नहीं है जिससे कट ऑफ डिसाइड हो रही है। वो उल्टी सीधे जो जिन चीजों से उनके या तो नंबर कम होंगे, या फिर जिन क्वेश्चनों में नंबर बन सकते हैं रिवाइज करके, उसका टाइम रिड्यूस करना है उनको, ठीक, उल्टी सीधी चीजें पढ़ेंगे। फिर अब वो वाली बात है कि मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ कि जब तक खुद मरता नहीं है इंसान, उसको स्वर्ग दिखता नहीं है। तो तो अब यार पेपर ही बताएगा, भाषणबाजी से समझ आ गया तो अच्छा, नहीं तो पेपर बताएगा उनको। एंड उसमें अब जैसे मॉक्स, भाई गलती से भी मॉक्स मत देना अभी। पर मॉक्स नहीं देने का मतलब ये नहीं कि आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो। आपको देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु, अब जैसे सिविल्स के भी उसने 3-4 इंटरव्यू दिए, फॉरेस्ट के भी 1-2 इंटरव्यू दिए उसने, अपना बहुत अच्छा दोस्त है। उसने एक चीज बहुत बढ़िया बताता है। उसका क्या था ना कि वो सिविल्स का हमेशा निकाल रहा था प्रीलिम्स, पर फॉरेस्ट का नहीं निकाल पा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करना, एग्जाम से 20 दिन पहले रोज 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू करनी है तुमको, रोज कुछ भी हो तुमको पीवाईक्यू रोज करने हैं, रोज। एक दिन भी उसमें नहीं नहीं जाना चाहिए कि आप 10 साल के सिविल्स के लगाओ, 5 साल के सीडीएस के लगाओ। अगर तुम में से किसी ने एमटीपी नहीं करा है तो फिर भाई अभी मौका है एमटीपी करने का, 4-5 दिन में करो एमटीपी। वो बनाया ही इसलिए, मतलब 41 डेज का 21 जो प्लान है ना, वो एंटायर प्लान इसी यही सोच के बनाया था कि आप 10-15 दिन में आखिर में आप कर लो सारे एमटीपी उसको एक बार। भाई कितना ही टाइम लगता है, मैं तो होता ना, मतलब मैंने इतनी बार पीवाईक्यू करे थे कि मेरे को 5 मिनट लगते थे मार्क करने में क्वेश्चंस। भाई तुरंत देखा, टक 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 टक, मेरे को पता है, चलो भाई अब सारे सारे मैंने सही कर लिया है। लोग बोलते कि भाई मतलब मेरे पीवाईक्यू में भी नंबर कम आ रहे हैं, जबकि तुमने पहले भी पीवाईक्यू करे हुए हैं। भाई तब क्यों नहीं आ रहे? पीवाईक्यू रटे हुए होने चाहिए तुमको। एक एक ऑप्शन, एक एक आंसर, तुमको ये भी पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन क्या थे, 3 स्टेटमेंट क्या थे। अगर इस लेवल तक नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब ऑब्सेशन हो पीवाईक्यू के साथ में। ऑब्सेशन इज द करेक्ट वर्ड फॉर इट। ऑब्सेशन नहीं है तो फिर यू आर लूजिंग ऑन एटलीस्ट 10 मार्क्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो तो भाई आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा और आपकी वो सब कुछ उस चीज पे है। पर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज 10 मार्क्स, वो बात तो पक्का है। क्योंकि डायरेक्ट इंपैक्ट जो रहता है ना, मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट तो खैर 50+ मार्क्स का रहता है, पर डायरेक्ट इंपैक्ट जो रहता है ना, वो 10 10 नंबर का तो पक्का रहता है कि भाई आपने बस करा, आपको याद है और आपने सही कर लिया। तो पीवाईक्यू ही करना, रोज करना। और अगर किसी ने मतलब एमटीपी नहीं कर रहे हो तो फिर एमटीपी करो, एमटीपी के जैसा कोई और प्रोडक्ट कर रहे हो तो फिर वो करो, पर पीवाईक्यू करो यार। और मतलब कंसिस्टेंटली ऑब्सेशन के साथ में करो। कोई मॉक का हेल्पफुल नहीं रहेगा, कुछ और हेल्पफुल नहीं रहेगा। और मॉक कब हेल्पफुल रहता है कि अगर आपको भाई एग्जाम टेम्परमेंट की दिक्कत है, वो सब दिक्कत है, पर वो अप्रैल में करना था, अभी नहीं करना है वो। अभी वो टाइम निकल गया है।
और निकल भी क्या गया यार, मतलब अभी जरूरत ही नहीं था उसका, वो तो तुम्हारे पास में टाइम था तो फिर आप तब कर पा रहे थे। अब आपको फोकस है कि पीवाईक्यू की लैंग्वेज, पीवाईक्यू की थीम्स, पीवाईक्यू की ऑप्शन एलिमिनेशन, पीवाईक्यू का बेसिस, सब कुछ ही आपको इस टाइम पे पता हो, उसके अलावा नहीं बन सकता। और देखो भाई अगर आप मैं क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो क्वेश्चंस भी कोशिश करो कि आप ये क्वेश्चंस सुबह वाले फ्रेम में या फिर दोपहर वाले फ्रेम में कर रहे हो, मतलब कि जिस टाइम एक्चुअल पेपर होता है। तो 50 क्वेश्चन उठा के सुबह 9:30 बजे से कर लो ना यार, क्या दिक्कत है आपको? एमटीपी आपको लगाना है तो फिर सुबह 9:30 बजे से लगाओ। 1 घंटे में आपको, अगर आप मतलब 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 100 क्वेश्चन करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन देख पाओ, जितने ज्यादा स्टेटमेंट्स देख पाओ, उतने ज्यादा स्टेटमेंट्स देखो पीवाईक्यू के, पीवाईक्यू के। पर रिमेंबर, मैं इतनी बारी बोल रहा हूं, मैं मतलब अब इससे ज्यादा एम्फेसाइज मैं कर नहीं सकता, मतलब भाई अब मेरी भी लिमिटेशन है। मेरा अगर बस चलता तो फिर ट्रस्ट में मैं आप सबकी जगह मैं खुद ही पेपर लिख के आता, पर क्या करूं, नहीं कर सकता ना ऐसा। सर पॉलिटी को जो हिस्ट्री सब सही हो गया, एनवायरनमेंट थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब कितना टाइम दो उसको? देखो भाई, एनवायरनमेंट पे बेसिक एनवायरनमेंट तुमको आता रहेगा कि नीश क्या है, बायो ऑगमेंटेशन क्या है, पोल्यूशन कैसे रहता है, लंडन टाइप ऑफ फॉग क्या है, एसिड रेन किससे बनती है, वो सब पता है ना। तो इतना इज कंफर्टेबल फॉर यू। इसके बाद में जो करंट वाला एनवायरनमेंट है, उस करंट वाले एनवायरनमेंट के लिए वॉच, मतलब हमारा हैंडआउट देखो, उसी के साथ ही जो सेशन है वो चीज देखो। अगर बहुत मतलब तुमको, तुम्हारे पास टाइम है उतना, तो नहीं है तो फिर कंपैरिजन, जो करंट वाला कंपैरिजन देखा है वो बैठ के छोड़ दो। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है वो नहीं किया है अभी। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है वो, जैसे कि क्या है वो, मतलब कौन सा टॉपिक है वो? अच्छा वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से है, वो तो सारा नमन करवा तो देता है तन्मय। अरे वो इतना बढ़िया करवाया मनीष ने यार, हाँ बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया। हाँ, मनीष ने करवा तो दिया वो। अच्छा, नेशनल पार्क रिवर वो भी मनीष ने करवाया है। भाई अभी देख लो ना उसको, अभी पीवाईक्यू चलो कब भाई तक लगा रखते है? हैं अरे मतलब। पीवाईक्यू तुम जितने लगाओ, अब देखो शुरुआत करो कि 10 साल का तो याद ही है, फिर उसके बाद में करंट वाले सीएपीएफ सीडीएस के देखो। जैसे मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि 1995 वाले इको के पीवाईक्यू का कोई रिलेवेंस नहीं है। करंट अफेयर्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईआर मैपिंग एक्सेट्रा। भाई हिस्ट्री के क्या करंट अफेयर्स रहते हैं? भाई अगर पीवाईक्यू करने हैं तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जरूर कर लेना, ठीक है, वो काम आते हैं। अगर उसके 20 साल तक भी, 25 साल भी तक भी कर सकते हो तो वो कर लेना। उसके अलावा मतलब मर्जी है, करने हो तो कर लो। मतलब नॉर्मल पीवाईक्यू 2013 से लेके 25 जो भी चल रहा है वो तो करना ही चाहिए। और अगर पीछे जाना है पीवाईक्यू में तो आई प्रेफर ज्योग्राफी और इकोनॉमी। उसमें तो मेरे को लगता है कि हाँ पर सर्टेनली कुछ बेनिफिट होता है, बाकी सब्जेक्ट्स का आई एम नॉट श्योर। उससे बेहतर है कि सीरियस आप जो एस्पिरेंट सिक्स रैंडम एग्जाम फोर चल रहे। सिक्स फाइव फोर टू तुम एमैक के लिए ना, कुछ चीजें तो पता ही हो। देखो सबसे पहले तो बात क्या है कि आर्ट वाली चीजें तुमको पता हो, क्योंकि बात क्या है कि वो आर्ट तो पक्का पूछता है। तो आर्ट में जो हैंडआउट्स है वो आपको देखनी ही है। उसी के साथ में जो बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स है, कि मतलब जो हम लोगों ने बूस्टर में करवाया है, बूस्टर वाला पक्का देख लो। अब जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट है, वो तुम थोड़ा सा मतलब लेस प्रायोरिटी के साथ में कर सकते हो, कि भाई चलो ठीक है। अब मतलब एंटायर गुप्ताज में, एंटायर मौर्याज में, एंटायर सब में क्या क्या है, वो बाकी पर जैनिज्म बुद्धिज्म है, तुम्हारा अशोकन साइट्स है, फिर उसके बाद में कॉइन्स है, न्यूमिस्मेटिक्स है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, वो सब कुछ पेंटिंग है, सब कुछ, वो सब कुछ जो है ना, वो बहुत प्रायोरिटी से करना, क्योंकि क्वेश्चन उससे बनते हैं। फिर उसी के साथ में ही अगर कुछ पार्ट तुम्हारे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब थोड़ा सा मिसिंग है, तो पीवाईक्यू उसके पक्का देख लेना। पीवाईक्यू बहुत बार ऐसा रहता है कि सम वे और द अदर रिफ्लेक्शन बनता ही है। स्कीम से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, उस उनको कैसे कर भाई। स्कीम वाले क्वेश्चंस का क्या है ना कि स्कीम नहीं, वो मैनिफेस्टो रहता है जो बाकी कंपाइलेशंस बनते हैं। मतलब आई हैव सीन की पीटी 365 का 102 पेज का अरे स्कीम का कंपाइलेशन स्कीम्स के आता लिए है। एक कोई सुनो, स्कीम्स के लिए किसी एक कोई चैनल है, उसने 1 या 1.5 घंटे में सारी स्कीम्स कवर कर रखी है और अच्छी से कवर कर रखी है, तो उसको देख लेना। यूट्यूब पे जाओ, गवर्नमेंट स्कीम्स, और कुछ 1 या 1.5 घंटे की जो भी वीडियो देखी है उसको देख लेना। उसके अलावा तुक्केबाजी से हो जाती है। अगर तुक्केबाजी से भी नहीं होती तो फिर वो पढ़ के भी नहीं होगी। मतलब इतना तो मैं सर्टेनली पक्का गारंटी से बोल सकता हूँ। अगर स्कीम्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि लेट्स से कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन की स्कीम, बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है।
उसके बाद नॉर्मली तुक्केबाज़ी चल जाती है, अगर उसके बाद भी तुक्केबाज़ी से भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं ये चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ तुम उसको पढ़ के भी सही नहीं कर सकते। और अगर तुम उसको पढ़ के सही कर रहे हो, तो ये 100% है उस एक क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम 10 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, जो सब सही करके आ रहे हैं। ये तो डज़न्ट मैटर है, उससे फ़र्क नहीं हाँ, पड़ता। देखो मैं समराइज़ कर ये देता हूँ सेशन लेट्स क्लोज़ इट। पहली चीज़ है कि नॉन एकेडमिक फैक्टर्स ठीक है, अपने लॉजिस्टिक्स और जो भी करना है आगे-पीछे की एग्ज़ाम से पहले क्या करोगे, एग्ज़ाम वाले टाइम पे क्या करोगे, एग्ज़ाम में 2 घंटे कैसे मैनेज करते हैं, मैंने रिकॉर्ड किया था 3-4 मिनट का वीडियो, ठीक है? कि हाउ आई यूज्ड टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है? वो देख लेना, भी आएगा आजकल में आ जाएगा। उसके बाद बिटवीन द पेपर तुम क्या करोगे या आफ्टर द पेपर जो भी सब कैसे करोगे, ठीक है? दूसरी चीज़ है, अभी 20 दिन में तुम क्या प्लान करोगे, क्या पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, वो सब प्लान कर लो। एग्ज़ाम वाले दिन में कितने इटरेशन में पेपर सॉल्व करना है, कितने इटरेशन में नहीं करना है, ओएमआर कब मार्क करना है, पहली इटरेशन में क्या करना है, दूसरे इटरेशन में क्या करना है, ये चीज़। तीसरी बात थी कि अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, लू वगैरह ना लग जाए, ठीक है? पता चला लू लग गई, डायरिया हो गया, उल्टी-सीधी चीज़ें हो गई, तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा और एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। चौथी चीज़, मेंटेन योर रिजर्व एनर्जी, अपनी रिजर्व एनर्जी को खत्म मत होने देना, ताकि अगर मौका आ गया 23-24 या 22-23-24 के टाइम पे रिजर्व एनर्जी यूज़ करने का, तो तब उस टाइम पे मिल जाए तुमको एनर्जी, ठीक है? चौथी बात उसमें थी, फिफ्थ बात, बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सेट कर लो कि जो भी तुम्हारा मैक्सिमम तुम्हारी अलर्टनेस, मैक्सिमम जो भी तुम्हारा बोलेंगे कि अ, अच्छे से तुम्हारी एफिशिएंसी आती है, अच्छे से तुम काम कर पाते हो, वो तुम्हारी जो भी 9 से 12, 9 से 11 या 2 से 5 जो भी तुम्हारा पेपर होता है, उस टाइम पे हो, ठीक है? उसके अलावा रेड पोर्शंस अपने मार्क कर लो, एकेडमिक अगर बात करें तो। रेड पोर्शंस में क्या चीज़ें भूलते हो, क्या चीज़ें कन्फ्यूज़िंग है और क्या चीज़ें सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है, वो सब कर लो। फिर लास्ट में एक पीवाईक्यूज़ दोबारा ज़रूर देख लेना जाने से पहले, सीसेट का भी और उसका भी, जीएस का भी। और उसमें क्या देख के जाना है, जो भी तुमने अभी तक कुछ तो किया ही होगा ना पीवाईक्यू का, कि कैसे तुक्के मारते हैं या जो भी, कुछ कुछ तो है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ना किया हो। आज के ज हमारे टाइम पे तो फिर भी होता था, लेकिन अब जिस जो टाइम चल रहा है, यूट्यूब पे जितनी तुक्केबाज़ी की वीडियोज़ आ रही है, तो तुम लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। तो जो भी किया है उसको कॉन्क्रेटाइज़, उसको कंपाइल, उसको एक तरह से कंसोलिडेट ज़रूर कर लेना एग्ज़ाम से 2 दिन या 1 दिन पहले, ताकि एग्ज़ाम में जब उन चीज़ों को लगाने का मौका आए, तब आप उसको लगाने से चूकें नहीं, ठीक है? जब मौका मिला, जैसे ही तुम कन्विक्शन तुम्हारा होगा उस चीज़ के ऊपर, तो तुम एग्ज़ाम में करेज के साथ लगा भी पाओगे, अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो नहीं लगा पाओगे। तो ये 4-5 चीज़ें थी, ठीक है? ये चीज़ें हैं, बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन थोड़ा-सा प्रीलिम्स के अगर टेंशन लोगे तो कुछ उससे कुछ नहीं होता, टेंशन लेने से एफिशिएंसी ड्रॉप ही होती है, तो फालतू टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो चंद्रमा को अपने थोड़े काबू में करो, बस यही था। बाकी कुछ रहेगा तो बाद में एक बार कर लेंगे, अभी रखते हैं, ठीक है? गुड नाइट गाइस। बाकी भैया, इज देयर एनीथिंग एल्स टू डू फ्रॉम करंट? के लिए कुछ नहीं करना है, करंट नाटकबाजी होती है, ठीक है? स्टैटिक से ही क्वेश्चन पेपर निकलता है, स्टैटिक और पीवाईक्यू। विल यू अपलोड द वीडियो बैक? शायद ये देखते हैं, इसको करना पड़ेगा थोड़ा एडिट वेडिट। इकोनॉमी एंड ग्रामर प्लीज बता दीजिए। ज्योग्राफी यार, जो इकोनॉमी में तो अगर पीवाईक्यू भी कर लोगे, आधे क्वेश्चन तो पीवाईक्यू ही रिपीट होते हैं उसमें। मान लो अगर 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ रहे हैं, तो 8 क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू पे आते हैं, एज इट इज, बिन सोचना ही नहीं, एज इट इज रिपीट होते हैं वो। 4-5 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स कोई भी रैंडम यूट्यूब पे जाओ, लिखो पीटी 365 समरी वीडियो, ठीक है? कोई 1 या 2 घंटे की बना के देगा, तो उसको देख लो। ज्योग्राफी में डू दिस क्लाइमेटोलॉजी, और छोड़ो ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी भी छोड़ो, पीवाईक्यू कर लो सारे के सारे 25 साल के, और बहुत हाई चांस उसमें से 60-70 क्वेश्चन तो वहीं से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है? और अगर कुछ भी नहीं, और अगर थोड़ा और करना है, तो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। निखिल, तुम्हारा म्यूट है। फोकस करना कि ज्योग्राफी में जो 11th का फिजिकल वाला एनसीईआरटी वाला पार्ट है ना, पर्टिकुलरली इंडियन वाला, तो मैपिंग में ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई जो तुमको लगेगा कि मेरे को ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, पर उसमें एक बात ध्यान में रखना कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के नॉलेज को एक्स्ट्रापोलेट करके सॉल्व करे जा सकते हैं। मतलब जब भले ही वामसाधारा एग्जैक्टली कहाँ पे है ये आपको नहीं पता, पर आपको ये पक्का पता है कि वामसाधारा यहां से नहीं जाती है। आपको एग्जैक्टली नहीं पता, आपको ये पता होगा कि भाई ऊपर कावेरी है या फिर नीचे कावेरी है, पलनी कहाँ पे है। तो इन सब से ये अगर आपके दिमाग में कॉमन सेंस, कॉमन आइडिया है ना, तो फिर आप वो सवाल बहुत सारे, मतलब मैपिंग का सवाल वो बहुत अच्छे से करोगे। अब देखो बात क्या है कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, मतलब मैपिंग मैंने मेरे को 500 प्लेसेस मतलब याद है, मैं मार्क कर सकता हूँ मैप पे, पर उसके बाद भी मैं मैपिंग में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, क्योंकि बात क्या है, वहां पे क्वेश्चन ही ऐसे आते थे। तो मैंने ये चीज समझ ली कि रादर देन गोइंग फॉर कि 100% हो, मैं जो ये जो बाकी क्लाइमेटोलॉजी,
जो या फिर ओशनोग्राफी और ये लैंड फॉर्म्स, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनको बहुत अच्छे से कर लूँ। तो ये बहुत अच्छे से कर लेना, मतलब ये बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आते हैं और आसान सवाल आते ही है। ठीक है, चलो रखते हैं। मेन जो बातें थी वो सब हो गई, अब रिपीटिशन हो रहा है, वो कुछ नहीं है। और बाकी अगर तुम लोग को कुछ डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो फिर भाई हमेशा ही ग्रुप पे तो पूछ ही लिया करो, मतलब इसमें क्या है, वो तो हम लोग है ही। ठीक है, चलो, गुड नाइट गाइस एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।